अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हैदर है और आपको एक न्यूज़ की इस स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पैनल होगा। हमारे मुल्क के बड़े जय्यद सहाफ़ी एनालिस्ट हमारे साथ होंगे और हम एक बहुत मखसूस और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का दिन खबरों का दिन था। आज हमारे पास इलेक्शन के हवाले से, हलकों के हवाले से उनको फर्दर हमने जो है वो उनका ब्रेकडाउन किया, तो डिवीजन्स पर आके हमने बात करनी है इंशाल्लाह। लेकिन एज ए सेट कि आज का दिन खबरों का दिन था, वो खबरें भी डिस्कस होंगी। सबसे पहले अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमें मोहम्मद मालिक साहब ने ज्वाइन किया है, जनाब फ़ारूक बड़ाई साहब हैं, अजमल जामी साहब। आज के दिन के लिए बिलाल कुतुब साहब ने टाइम दिया, सर आपका बहुत शुक्रिया। और फ़हद हुसैन साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट भी हैं और उन्होंने टाइम निकाला, स्टूडियोज आए, उनसे बहुत सारे सवालात होने हैं। दिस इज गोइंग टू बी 1 वर्सेस 6 और 7। हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मुसद्दिक मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेरी वेल, थैंक यू। चलें सर, तैयार हैं आज? परफेक्ट परफेक्ट। इंशाल्लाह हमने सीटिंग भी ऐसी की है ना, एग्जैक्टली। एक गेस्ट है और 5-6 यहाँ पे बैठे हुए हैं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक एक न्यूज़ आप पहली दफा तशरीफ लाए, कैसा लगा आपको? जी, मुझे लगा कि एक के मुकाबले में 6। लेकिन हम वैसे सब एक हैं, एज अ पाकिस्तानी हम एक हैं। ओपिनियंस हमारा मुख्तलिफ हो सकता है, जिसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन जनाब खबरों की तरफ आते हैं। मैं क्विकली आपको एक राउंड ऑफ दे देता हूँ आज की अहम खबरों का। सबसे पहले तो PTI के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो मौखर हो चुके हैं। एक इतना अहम ये मरहला है जिसको दोबारा मौखर कर दिया गया, जिसकी वजह से आज पार्टी इस मुश्किल में है कि उसके पास इंतखाबी निशानी नहीं है और उसके जो लीडरान हैं, उसके जो कैंडिडेट्स हैं, वो मारे मारे फिर रहे हैं, अपना अपना इंतखाबी निशान रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि उनको उनके इंतखाबी निशान को उनके वोटर्स रिकग्नाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जिन वजूहात की बिना पे अपने इंतखाबात मौखर करवाए हैं या किए हैं कि जनाब फ़िलहाल मुतहर्रिक करना बहुत मुश्किल है तमाम पार्टी कारकुनों को, वर्कर्स को, तो हम इसको ऑनलाइन तरीके से करवाने की कोशिश करेंगे। अगेन एक बहस हो सकती है, डिस्कशन हो सकती है कि क्या वो इलेक्शन कमीशन मानेगा, क्योंकि इनके इंतखाब के तरीक़ा कार पर ही एतराज़ हुआ था, जिसके बाद वो नल एंड वॉइड ठहरे थे। फिर जनाब कल के कुछ वाक़यात हैं, एक दफ़ा फिर तशद्दुद ख़त्म नहीं हो रहा, वायलेंस ख़त्म नहीं हो रहा। जूं जूं इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल मुश्किलात का शिकार है। कल के कुछ 67 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कल रूनुमा हुए। 36 का ताल्लुक दहशत गर्दी से है। बलूचिस्तान 3 दिन में 25 बम हमले हुए, 5 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी रहनुमाओं को कत्ल किया गया। उम्मीदवारों के लिए जो है वो इंतखाबी मुहिम काफ़ी हद तक महदूद हो चुकी है। तीसरी जो खबर है जिसको हम डिस्कस करेंगे, बुशरा बीबी के, अब ये हेडलाइन है, बड़ी अजीबोगरीब हेडलाइन है, लेकिन ये चल रही है जनाब। बुशरा बीबी के साबिका और मौजूदा शौहर अदालत में लड़ पड़े। ये गैर शरई निकाह केस है या इद्दत में निकाह केस है, इसको आप यूँ कह लें। और बड़े ही सख्त जुमले खावर मानिका ने अदा किए, जैसा कि बानी PTI ने मेरा घर तबाह कर दिया और बुशरा बीबी के वकील भी मुश्तइल हो गए। अदालत के अंदर काफ़ी हमें जो है वो हौच पौच सूरत हाल देखने को मिली और बानी PTI का खावर मानिका से कुरान पर हल्फ लेने का मुतालबा मानिका मान गए, मगर खावर मानिका ने कुरान पर हल्फ दिया तो आपका हक के जिरा ख़त्म हो जाएगा। ये फिर जज साहब ने कहा। तो जब जज साहब ने ये कहा तो खावर मानिका से जिरा ज़रूरी है। बानी PTI हलफ के मुतालबे से बाद में दस्तबरदार हो गए। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ़हद हुसैन साहब, क्यों लगता है आपको कि एक ऐसा मरहला जिसकी वजह से PTI आज मुश्किलात का शिकार है, वो है इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इंतखाबात फिर मौखर कर दिए, या इनको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते? देखिए, जो उन्होंने जो नुकसान उठाना था वो तो उठा लिया इंतखाबात ना करा के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटरनल जो उनकी मसाइल हैं वो कोई नई बात तो है नहीं। और ये आप याद करें कि शुरू के दिनों में जब 2013 के इलेक्शन से भी पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने इंतखाबात कराए थे, उस ज़माने से वो झगड़ा पड़ गया था और तब से जो अब तक हमें नज़र आ रहा है कि वो इंतखाबात कराना जो है वो बड़ा मसला हो गया। अच्छा, क्योंकि करवाए नहीं, क्योंकि उस ज़माने में उन्हें ये लगा कि जी इंतखाबात से पार्टी के अंदर जो है वो दुश्मनियाँ हो गई हैं, तो बेहतर है ना कराओ और ऐसे ही चलाई जाओ। वो चलता रहा। लेकिन फिर जब अगर कानून को अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करें और फिर सख्ती आए तो फिर वो पकड़े जाते हैं। अच्छा, अब नुकसान तो हो गया, बल्ला तो गया उसकी वजह से।
सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि आपको नहीं मिलना। तो अब मेरे ख्याल में शायद ये जो मौखर हो रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है, उन्होंने कहा जो नुकसान करना था वो तो हो गया, अब फिर से इलेक्शन करा के फिर से झगड़े कराओ तो बेहतर है कि तो क्यों ना उसको जरा मैनेज करके करवा लिया जाए। ताकि मालिक साहब ये जो एक तीसरी मैंने खबर दी थी, ये रेलेवेंट है सर मौजूदा हालात के अंदर कि इस पे जो है वो निकाह केस एंड इद्दत केस, यू थिंक कि उसमें तो हम बात करते हैं, ये जो बात कर रहे हैं फाद, इसमें असल में एक और थिंकिंग थी पीटीआई में। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जी, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द रीज़न जो प्लान कर रहे थे कि बिकॉज एक लीगल सवाल उठना है इलेक्शन के बाद, जो ये बात हो रही थी कि जी जो से इंडिपेंडेंट्स हैं वो उन्होंने फाइल तो किए हुए कागजात एज मेंबर्स ऑफ पीटीआई, लेकिन बल्ला का इंतखाबी निशान नहीं है उनके पास, तो उनकी जो रिज़र्व सीट्स होंगी वो कैसे होंगी, क्या उनके किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इनका ख्याल ये था इनके लॉयर्स का कि अगर हम एक इलेक्शन करवा देते हैं तो एक रोड ब्लॉक कम हो जाएगा पोस्ट इलेक्शन, कि वो हमने कंडीशन फुलफिल की हुई है, सो नाउ वी आर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसने वो कंडीशन भी मीट कर ली हुई है। शायद अब उस पर कोई लीगल व्यू पॉइंट चेंज हो गया हो कि नहीं उसका फ़ायदा नहीं अगर हो रहा तो फिर क्यों इस वक्त अपनी डिवीजन डालें पार्टी में। वैसे भी बिल्कुल इलेक्शन से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बड़ा ख़तरनाक मूव होती है, बिकॉज धड़ेबाजियाँ खुल के आ जाती हैं। शायद ये वाली कंसिडरेशन ने लीगल कंसिडरेशन को पीछे कर दिया है, ठीक। तो उस वक्त ये इनकी थिंकिंग जारी थी। अब आगे दूसरी एक प्लॉजिबल है तजिया जिसको कयास के बिल्कुल करीब है। सर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, जामी साहब आपकी तरफ, बिलाल साहब मैं आपकी तरफ निकाह के हवाले से जरूर आऊंगा। इसके क्या हो सकते हैं कि क्या इस पे इतनी निटिग्रिटी में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, क्या ये मामला है कि जिसको कौमी मामला बना लिया गया। ये अब हमें समझ आई आपने कुत्ता साहब को क्यों जहमत दिया। ये दो इंडिविजुअल्स का मामला है आपस में। Is it a public matter to be discussed? अगर आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों साहिबान की बात को भी आगे जी, प्लीज बढ़ा दूं, आपकी इजाजत है। मेरे ख्याल में अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ना जी, तो पीटीआई ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अपना पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी पार्टी का बनाया वो इतना टफ और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया कि उन्होंने अपने इलेक्शन को करने और करवाने के जो जवाबित कायम किए उनको खुद भी नहीं फॉलो कर सके। अगर किसी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाया कि हमने हाथ उठा के वोटिंग करानी है तो उन्होंने हाथ उठा के कर ली, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब अदालत ने जब उनको जज किया, हो सकता है लगता हो कि उन्होंने अनजस्टिफाइड जज किया, लेकिन उन्होंने उनको उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जज किया है। इसलिए मेरे ख्याल में वकला को अपनी अदालत को खुद सीरियसली लेना चाहिए, तो जो शायद उन्होंने नहीं लिया। और जरा ये इस निकाह वाले मामले पे क्विकली अपना कमेंट दे दें ताकि मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूं। मेरे ख्याल में दीन को आप बिल्कुल भी जुदा नहीं कर सकते सियासत से, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। सियासत में, रियासत में आप तमस्कर उड़ा सकते हैं, दीन के अंदर हद अदब नहीं है कि आप तमस्कर उड़ाएं। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा तमस्कर उड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी जमात के हवाले से बात करनी है। बहुत से सवालात ऐसे थे जो पिछले कई दिनों से हम सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जब से ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। सबसे पहले तो ये कि जो आपकी जमात ने खाली पंजाब से एक टारगेट रखा हुआ है, जो खबरें आ रही हैं, आप उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, तरदीद भी कर सकते हैं, वो है 120 के करीब तक का टारगेट। इसको कहा गया कि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मीठा डल गया हुआ है। ये क्या टारगेट अचीवेबल है? एक दूसरा ये सर, इन केस ऑफ अचीविंग दिस टारगेट आपको आगे मजीद सिंपल मेजॉरिटी अगर आपको मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती इत्तेहाद की सूरत क्या होगी, किससे इत्तेहाद होगा? एक फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि मियां साहब ये चाहते हैं उनको सिंपल मेजॉरिटी मिले तब वो वज़ीर आज़म के लिए आएंगे, अदरवाइज इस कुर्सी पे अब वो नहीं बैठेंगे। सर प्लीज पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो जी थोड़ा सा जो थिएटर चल रहा है उस पर बात कर लूँ। तो मुझे लगता है ये किसी हद तक थिएट्रिकल भी है। आप अगर ये पीटीआई का मामला देखें तो ये आपको वापस जाके जस्टिस वजीउद्दीन वाला जो मामला था वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। यानी पहले आपने कहा कि इससे ज़्यादा कोई ट्रांसपेरेंट तरीक़ा कार नहीं होगा इंटरनल इलेक्शन का, डेमोक्रेसी का, और जस्टिस वजीउद्दीन को बुला लो, और एक दो और बड़े अच्छे असहाब थे जिनको बुलाया कि भाई हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक जमहूरी इलेक्शन करवाएंगे पार्टीज़ के अंदर। फिर क्या हुआ? फिर पता चला उसमें पैसे चल गए हैं, फिर उसमें पता चला लोग खरीदे गए हैं, लोग बेचे गए हैं, फिर जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट आ गई, और फिर क्या हुआ? फिर थू हो गई जस्टिस वजीउद्दीन को, पुराना दरगाह ठहरे बात, बिल्कुल उनको ही उड़ा दिया। उनको बोला कि भाई ये क्या बात हुई। फिर दोबारा से बोला कि ये तो बिल्कुल इलेक्शन पार्टी के अंदर करवाना जो है, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा, इससे तो बड़ी पोलैरिटी पैदा हो जाती है। यानी पहले क्या कहा और बाद में क्या कहा, ये छोटी छोटी यू टर्न की एग्जाम्पल्स। और कहा कि नहीं, ये पार्टी वार्टी का इलेक्शन जो है वो जैसे तैसे भी होगा, बस वैसे तैसे ही होगा।
उसके बाद एक आइन वाइन जो बनाया था कि हमारा ये तरीका कार होगा, ये कहा गया कि हमें पता है कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। खान साहब ने कहा मुझे पता है, मेरे से निशान भी ले लेंगे, इलेक्शन भी नहीं लड़ने देंगे, जेल में भी डाल देंगे। भाई अगर ये सब पता था तो भले से एक इलेक्शन करवा लेना था। उस इलेक्शन में जिसमें लोगों के कागज ना जमा हो सकें, जिसमें लोगों को ये ना पता हो कि इलेक्शन हो कहाँ रहा है, वो जगह कहाँ है जहाँ जाना है, और अदालत बार बार पूछे और आप ये ना बता सकें कि इलेक्शन हुआ भी है या नहीं, तो ऐसा इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? तो एक अजीब और गरीब मुझे लगता है सर, मुझे पता नहीं कमेंट करना चाहिए कि नहीं। एक होता है सर पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पे पाँव मारना। तो ये बेसिकली लगता है वही आपकी गुफ्तगू से कुछ ऐसा था सर। अब जरा अपनी जमात के वाले से बताइए सर, कितना टारगेट है आपका, अचीवेबल है नहीं है? ये टारगेट अपनी जमात के इलेक्शंस का ही बता देना। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपकी जमात में बड़े खूनी इलेक्शन होते हैं, चेयरमैन पार्टी प्रेसिडेंट के आगे 5-5 कैंडिडेट्स होते हैं। भैया वहाँ 3 बंदे होते हैं, सारे हाथ उठा के ओके कर देते हैं, वो इलेक्शंस हैं। तो तरीका तय कर लेना। आपको किसी ने मना किया आपका था, फॉर्मूला होना चाहिए कि इलेक्शन का भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बस तय कर लें। मालिक साहब नाराज ना हो, तरीका कार तय कर लेना। मैं तो सिर्फ उसके हिपोक्रेसी जो है आपके सामने ला रहा हूं। आप ये तय कर लें कि आपने हाथ उठा के इलेक्शन नहीं करवाना, उसके बाद हाथ उठा के इलेक्शन मत करवाएं। आप लिख दें कि हमारा तरीका कार ये होगा कि भाई किसी ने स्टेज के ऊपर आना है तो वो अभी आ जाए और हम हाथ खड़े करवा लेते हैं, और हाथ खड़े करवा के काउंट करवा लें जैसे असेंबली में होता है। लेकिन जब आप 5 वॉल्यूम्स की किताब लिखें कि मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आएगी कैसे और पार्टी के अंदर जमहूरियत आएगी कैसे, और उसके बाद हिपोक्रेसी करें, तो लोग फिर परेशान होते हैं। तो मैं इमरान की गलती ये है कि उन लोगों ने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर बनाया, उसको वायलेट कर दिया, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। आप लोगों की फिलॉसफी ये है कि जरूरत ही नहीं है, ना कॉम्प्लिकेटेड बनाओ ना सिंपल बनाओ, बस जैसे चल रही है पीपल्स पार्टी की बात चल रही है, आपकी बादशाहतें चलती रहे। तो उसकी गलती है कि उसने ये आइन क्यों बनाया। मैं आपको इस पहली बात एक एक करके आपकी बात का जवाब देता हूं। पहली बात तो ये है कि मैं जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं वो खान साहब की हिपोक्रेसी है, और जिसको आप मोहब्बत से यू टर्न कहते हैं और जिसको वो सियासत में कहते हैं ये तो लीडर का खासा होता है। यानी एक शख्स जो पार्टी इस बुनियाद पे बनाए कि हिपोक्रेसी जो है वो जमहूरियत का खासा है और स्टेट्समैनशिप की महराज जो है वो हिपोक्रेसी है, और उसकी एग्जाम्पल जब दें तो फिर परेशानी हो और बार बार आप घूमें। अरे भाई आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बना रहे थे। किताब जो आपने लिखी, जो आइन आपने बनाया, वो लोगों की आंख में धूल झोंकने का जरिया था। वो क्या चीज़ थी, वो बनाने की ज़रूरत क्या थी? दूसरी बात यह है कि आप दूसरी पार्टीज को क्रिटिसाइज करें। मैं ये समझता हूं अगर इमरान खान साहब भी किसी सिंपल तरीके से कोई सिंपल मगर फेयर और ऑनेस्ट तरीका कार तय करते तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब को कोई पार्टी की लीडरशिप से हरा सकता है? मैं समझता हूं अगर आज फेयर इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब जीते पीटीआई में, फेयर इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ जीते, फेयर इलेक्शन हो तो बिलावल जीते। सर इसी पे सवाल याद आया मगर साहब मैं आपसे एक कमेंट, इलेक्शन फेयर हो रहे हैं सर, एक कमेंट करके रुक जा। ये इलेक्शन फेयर है। गेट बैक टू द प्रीवियस सब्जेक्ट सर, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। वापस आते हैं। उसकी रीजन ये है कि डॉक्टर साहब को तो उनका आइन भी बुरा लगेगा, उनके साथ जो फैसला वो अच्छा लगेगा, वो सियासी मुखालिफ करना उनका हक है। सर आपने फेयर की बार बार बात की थी, ये इलेक्शन हो गए, वो यू टर्न नहीं है। डॉक्टर साहब ये इलेक्शंस फेयर हो रहे हैं जी। मैं गुलाम सरवर खान को टिकट आप देते हैं, वो हिपोक्रेसी नहीं है। मैं आपको अपना नुक्ता नजर दे सकता हूं जी, और अपनी पार्टी का भी नुक्ता नजर मेरी का यही है। हमें आपके नुक्ता नजर दिलचस्पी जी मैं अपना नुक्ता, मैं इसीलिए तो आपके पास हाजिर हूं, बचत भी इसी में। देखिए मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मुल्क में फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ना तो इस वक्त पीएमएलएन जो है वो अबूरी हुकूमत है, ना पीएमएलएन इस वक्त अदालत अदलिया है, ना पीएमएलएन इस वक्त इलेक्शन कमीशन है। अगर आपको कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ सवाली बन के चलूं तो चलें, बताएं। वो देखिए ना, मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि फहाद साहब का जो है वो कुतुब साहब से सवाल पूछें कि कुतुब साहब, फहाद साहब ने ये कहा था, वो कहेंगे भाई फहाद साहब बैठा है उससे पूछें। और मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि फहाद साहब का सवाल फहाद साहब से पूछें, और अगर आपको कोई एतराज है तो उठाएं। हमारा ये नुक्ता नज़र है, हमारी पार्टी का ये नुक्ता नज़र है कि हर एक को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक होना चाहिए, हर पार्टी को होना चाहिए, हर शख्स को होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो आपके शहीदों के मुजस्मों को ठुड्डे मारें,
या जाके आग लगाएं कोर कमांडर के घर में, या फौज के अंदर बगावत करने की कोशिश करें, उनका एहतसाब होना होगा। वो तो अंदर है सारे, लेकिन वो सर, अंदर है। आपके साथ हमारा हुआ नुक्ता था, नजर तो ये जो आपके वो साथ तो उनका जिन्होंने किया है वो तो सारे अंदर है, बाकियों को क्यों ठुड्डे भाई पड़े? बाकियों को ठुड्डे जो मार रहे हैं उनसे पूछे। आप मुझे बिठा के पूछ रहे हैं फहद साहब ने क्यों इतने अच्छे कपड़े अच्छा, पहने एक हैं? सवाल डॉक्टर साहब जो आपसे पूछना चाहिए वो हम पूछ लेते हैं। इसे और सादा करते हैं, बड़ा सादा। जो ये सादा बड़ा मुश्किल होता है। जो प्यार, मोहब्बत, शफकत, उल्फत, उनसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नसीब है, क्या आप न्यूट्रली समझते हैं बाकी जमातों को आधा भी इसमें कुछ मिल रहा है? ये आपका बहुत ही सिंपल और बहुत अहम सवाल है। लीजिए मैं जरा आपको मुस्लिम लीग की उनसियत की दास्तान सुनाता हूँ। 24 साल हो गए भाई, 24 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली मियां नवाज शरीफ को। इतनी मोहब्बत थी कि 2002 में बाहर, फिर मोहब्बत बढ़ गई 2008 में बाहर, फिर मोहब्बत थोड़ी घटी, 2013 में आए तो 2017 में बाहर, फिर 2018 में बाहर। यानी एक शख्स जिसको चले आप भले से अपोज ही करें, मगर 2024 की भी बात कर रहा हूं मैं ना। मैं हाजिर, मैंने कहाँ जाना है? ये सोफे पे बैठा हूँ, कहाँ जाऊंगा यहाँ से? हर तरफ तो आपने लोग खड़े किए हुए। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि एक शख्स जिसको आप ये तो मान लें, आप कहें कि हम इससे अग्री नहीं करते मगर लीडर तो मानते हैं, क्या उससे मोहब्बत होगी कि 25 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली, एक, और दूसरे इलेक्शन में अगर वो आ गए हैं तो आप कह रहे हैं कि ये क्या मोहब्बत है यार, नामुराद फिर बुला लिया, ये क्या बात हुई? यानी मियां नवाज शरीफ के दो ठिकाने होने चाहिए, या जेल और या मुल्क बदरी। ये तो और इसके अलावा अगर कोई भी, इसके अलावा अगर वो जेल में नहीं है और अगर वो मुल्क बदर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? डॉक्टर साहब आपने इसका मतलब है बहुत मोहब्बत होगी। डॉक्टर साहब आपने बड़ी सवाल ले लें, बड़ा साहब का सवाल ले लें जी। डॉक्टर साहब आपने बताया कि अगर आज फिर इलेक्शन हो पीटीआई के अंदर तो इमरान खान मुंतखब हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर फिर इलेक्शन हो तो कौन मुंतखब आपको? मेरे ख्याल में हम इलेक्शन जीत जाएंगे, नून लीग जीत, बिल्कुल हमारा ये ख्याल है कि हम जीत जाएंगे, और मैं उसकी वजह बता देता हूँ। मैंने मियां नवाज शरीफ के से बात शुरू की थी, उसी तसलसल को लेकर चलता हूँ। 2013 में मैं सियासत में आया, उससे पहले ना मेरे खानदान का ना मेरा, ये मेरी वाहिद जो पावरफुल आदमी मेरे दोस्त थे ये मालिक साहब थे, उससे पहले इनको मालूम है ये बात। तो 2013 में मैं आया सियासत में, उस वक्त मुल्क के अंदर शहरों में 12 से 14 घंटे और दही इलाकों में 18 घंटे से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। 3.5 साल के अंदर सिफर कर दी लोड शेडिंग। 12,000 मेगावाट बिजली लगाई जो पाकिस्तान की तारीख में ना पहले लगी ना बाद में लगी। 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के गैस के कारखाने लगाए जिसके जरिए लोगों की जिंदगी में सहूलत पैदा हुई। कारोबार जो ठप हो चुके थे, यानी बिजली ना होने की वजह से ये लाहौर के इर्द गिर्द किसी इलाके में, इंडस्ट्रियल इलाके में शिफ्ट नहीं पूरी एक चलती थी, एक शिफ्ट नहीं चलती थी। दोबारा से एनर्जाइज किया इंडस्ट्री को, 2% जो इजाफत आई वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से आई। उसके अलावा ये आपके जो HSN कॉलेज, आप तो माशाल्लाह वहां के पढ़े हुए हैं, गरीब बच्चों का HSN कॉलेज, ये जिसको आप मैग्नेट स्कूल अमेरिका में लंदन में कहते हैं, और यहाँ पे क्या भला सा नाम, दानिश स्कूल, ये गरीब आदमी के लिए मैग्नेट स्कूल थे, गरीब आदमी का HSN कॉलेज था या गरीब आदमी का ग्रामर स्कूल था। ये कहां से खड़े हो गए? और ये जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर CT स्कैन लगा दिया ताकि लोग मर ना जाएं डिस्ट्रिक्ट से निकल के लाहौर आते आते, ये किसने लगा दिए? और ये 8,000 10,000 मील का जो सड़कों का जाल था, जिसमें 1000 किलोमीटर की तो मोटरवेज थी, उसके अलावा जिसको पंजाबी में कहा गया सौखे, क्या पक्कियां सड़कें, सौखे पेंडे, फार्म टू रोड जो सड़कें थी, ये किसने बनाई? ये 4 साल में सब कुछ हुआ। अगर 20 साल के तसलसल से जमहूरी तरीके से कभी हम हारते कभी जीतते, मगर एक तसलसल से ये मामला आगे चलता तो पाकिस्तान कहां पहुंचता? अब ये मुकदमा अगर हम लोगों के सामने रखेंगे तो क्यों नहीं जीतेंगे? लेकिन सर वो 16 माह की जो गवर्नमेंट है, जो डुगो के इत्तेहादी अच्छा, गवर्नमेंट वैसे है, आपने ऐसा एक मंजर कशी की है कि मेरे आंसू आ गए मेरे आंखों में। तो मुझे लगा कि मैं दूध की नहरों में डूब गया हूं और शहद गिर रहा है छत पे से। जो डॉक्टर साहब के कारनामे हैं, जो आपको मैंने जितनी बातें बताई सब सही हैं। जो उस जमाने में फिगर फजिंग हुई, जो फॉरेन करेंसी का भुगत रहे हैं हम आज, जो पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वगैरह,
वो फिर अलग बहस चली जाएगी। लेट्स नहीं, बी एक फेयर। मिनट ठहरिए, आप एक मिनट। सेकंड मेरी बात ये सुन लें, बताइए, मैं आपको सुन रहा हूं। सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं मैं आई, बात नहीं कर रहा, एक इशारिया मैं 2 बात नहीं बिलियन कर रहा, क्यूबिक मैं ये फुट बात के नहीं गैस कर रहा, के मैं कह रहा कारखाने हूं नहीं ये लगे, सारे काम 10,000 की सड़कें नहीं भाई, बनी, ये सारे काम दानिश हुए हैं। स्कूल नहीं खुले, जो सिटी स्कैन काम- नहीं, क्या चीज नहीं हुई सदीक जिसे आप साहब, कह रहे हैं जो काम फजी? हुए हैं ना, दे आर हाईली अप्रिशिएटेड। बात ये नहीं, लेकिन आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि 50 में से वो 4 चीजें निकाल लें जो आपने ये मैंने की हैं, 28 और जो 28 तो 48 गिनती हैं। चीजें जिसकी तबाही फैली हुई वो भी फिर डिस्कशन, चलिए उस पे बात वो उस पे करें, डिस्कशन लेकर आइए। अभी डिस्कनेक्ट का हाल मैं ये देख रहा हूँ कि आज मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे और मियाँ साहब ने वहाँ खड़े होकर वादा किया कि यहाँ भी ऑरेंज ट्रेन चलेगी। अब आप मुझे बता दें इससे बड़ा हकीकत से डिस्कनेक्ट क्या होगा? 27 अरब आपने पे आउट करना है। इस मुल्क में जो महंगाई का और जो फाइनेंसिस का हालत है उसमें आप खड़े होकर एक इलेक्शन के अंदर आप वादा कर देते हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीज़, टेंस ऑफ बिलियंस, 100 ऑफ बिलियंस रुपीज़ की एक प्रोजेक्ट चलेगा फैसलाबाद में, फिर वहाँ पे ऑरेंज ट्रेन भी होगी, सब कुछ होगी। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हैं, जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। अगर अभी भी इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, ये फ्री स्पेंडिंग डेज आर ओवर। इस वक्त तो लोगों को 3 टाइम के खाने का नहीं मिल रहा, इस वक्त आपके सीरियस इन्फ्लेशन है, सब कुछ है। इस वक्त सच बोलें आप लोगों से, इमरान खान तो चले झूठ बोलते थे, आपने कह दिया झूठे हो गए। मैंने तो आपकी बात हिपोक्रेट मान कहा ली। था, आपने झूठा आप लोग तो सच बोलें, जो आप वादे कर रहे हैं दे आर नॉट रेयर। अभी करते हैं। अच्छा, बिलाल एक-एक साहब करके का भी करेंगे सवाल ना। है, वो भी साथ प्लीज। मालिक साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि ये बात जो डिस्कनेक्ट की कर रहे हैं, ये बात उस वक्त कनेक्ट ज़रूर होती अगर इस बात को तब कहा जाता जब इसकी एक फिजिबिलिटी बन चुकी होती और ये जाहिर हो चुका होता कि यहाँ पे इस बात की वाकई नीड है, और फिर वहाँ पे आप बिलियन ऑफ डॉलर लगाएं, बिलियन ऑफ रुपीज़ लगाएं, ऑरेंज या येलो ट्रेन बनाए, वो फिर बात भी बनती है। लेकिन इस बात को एक पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में ये लेकिन एक मैं जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ। देखिए, ये अगर 76 साल की तरक्की एक तरफ देखें और 4 साल की एक तरफ देखें तो 4 साल बड़े क्रेडिबल है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये वाकई इतने कॉन्फिडेंस की बात है तो फिर ये 5-5 जगहों से खड़े क्यों होते हैं, खुद ही अपने कॉन्फिडेंस को शेक क्यों करते हैं? चलिए एक ही जगह से खड़े और वहां से जीते। सवाल का जवाब लेते हैं, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट यू सर कि आप अकेले हैं और आप 6 को भुगत रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से भुगत रहे हैं। दिस इज हाउ दिस इज हाउ यू डिफेंड योर पार्टी एंड योर स्टांस एज वेल। लेकिन सवाल वापस क्योंकि इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे हैं सर, जो मेरा बुनियादी पहला सवाल था। इतने सवाल नहीं, आपने ये आपने बड़े अच्छे से सर मालिक साहब हैज हिज लास्ट वर्ड, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं सर। अब जान बात दो, ये है जान दो। मलिक साहब, कमिंग बैक टू आवर बेसिक क्वेश्चन, वो जो आपका टारगेट है उस पर हमने बात की थी, और दूसरा ये कि क्या मतलब व्हाट आर यू आइंग फॉर? सिंपल मेजॉरिटी इजीली हो जाएगी, नहीं होती? इत्तेहाद किससे करेंगे? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद था, अब तो आप आई टू आई देखते हैं एक दूसरे को, क्या होने जा रहा है? अब मैं क्या करूं? अब आप मुझे बताइए, आपने मुझे एक मखमसे में डाल दिया, मैं एक रोल पे था, आपने इतने सवालात। लोगों को अब वाहिद चीज जो याद रहेगी आखिरी सवाल जो अभी आप अगली बात करेंगे, तो ये चाह रहा है कि मैं पहले इनका जवाब दूं फिर आपका जवाब दूं। असल प्रॉब्लम में मेरी पोडियम इज योर्स। सेंटर फॉरवर्ड और लेफ्ट विंग का काम, राइट विंग का काम ही ये होता है गोल पोस्ट से तवज्जो हटाई जाए। अब नाज़रीन की ये डिबेट जो मालिक साहब और आपकी यकीन जानिए तो 6 घंटे जारी रह सकती है कम अज कम। उसमें जो उनका आर्गूमेंट है उसमें रैशनल है, आपके पास भी सर्टन रैशनल है, बट इसमें तवज्जो ये है कि हम ये जान सकें एक जिम्मेदार लीगी रहनुमा से कि आखिर नून लीग क्या सीटें एंटिसिपेट कर रही है, उनका टारगेट क्या है, और आगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए क्या खुलिया, जो अली हैदरी बार बार पूछ रहे हैं। चले ऐसे करते हैं, आप मुझे 60 से 90 सेकंड दें कि मैं इन चीज़ों का जवाब दे दूं, इंटरप्ट नहीं करना है, और फिर मैं इनके सवाल का जवाब दे 60 सेकंड में देता हूं। पहले आपने कुतुब साहब बड़ा अच्छा सवाल किया नीट का। आपको पता है ऑरेंज ट्रेन की या ग्रीन लाइन की या ये जो मेट्रो बसेज हैं, इनकी नीड क्या है? ये एक अमीर आदमी को तो लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब आदमी के लिए ये इकोनॉमिक फ्रीडम है, उसकी लाइफ लाइन है, जिंदगी है। जो भाटी सी औरत निकलती है ना, जो उसके इर्द गिर्द भी गरीबी लोग रहते हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती थी। अब वो जब मेट्रो पे बैठ के इज्जत के साथ एयर कंडीशन ट्रेन में अमीर आदमी की तरह एस्केलेटर के ऊपर बैठ के जाती है ना फैक्ट्री एरिया तक 25 मिनट में, और सारा दिन काम करती है, और जब धूतू बचता है और उसकी फैक्ट्री बंद होती है तो 25 मिनट में वापस पहुंचती, बच्चों को खाना भी खिलाती, स्कूल का काम भी करती। दिस इज इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर हर। ये अमीर आदमी को, सेठ को समझ नहीं आएगी कभी कि यार ये क्या वो ऑरेंज लाइन बना दी। अरे यार हाँ, सेठ को $5 बिलियन के जो टर्फ के लोन है वो 1% इंटरेस्ट के ऊपर 100 लोगों को दे दो, वो समझ आएगी, वो है मुल्क की तरक्की। लेकिन अगर कहीं ऑरेंज लाइन बन जाए और उसको आपको सब्सिडाइज करना पड़े तो वो मौत है सेठ की। गरीब आदमी के लिए तो ये लाइफ लाइन। सही। सर मियां साहब की तकरीर में से आप देखना शुरू कर दें।
Nobody is I bet opposing. की बहुत अच्छी तकरीर होगी। No, ये बहस दूसरे पे जाएगी। बहस- Nobody is opposing orange बात line. पूरी फिर सुने। बात अभी आपने है ये आपने पैसे आप हैं कि moderate नहीं कर है। रहे थे, अब ये खेल बट बाप ये सारी का चीजें जवाब होनी नहीं आएगा। चाहिए। बात है किस टाइम पे होंगी, अभी मैं बताता हूं, किस अभी टाइम पे बताता हूं, अभी पैसे मैं होंगे, मैं उसकी तो बात बचाया होगी। सी ना ਤੁਸੀਂ नहीं बात है सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਣ जी देखिए दूसरी बात यह कि जिस वक्त 2013 के अंदर 12-14 हजार मेगावाट बिजली लगानी थी तो पैसे मौजूद थे। एक विजन था ना, एक ताकत थी, एक पुल थी। हुआ या नहीं डिलीवर? कौन सी चीज नहीं डिलीवर हुई मुझे बताएं। ट्रांसमिशन लाइन नहीं डिलीवर हुई। 1200 की HVDC की ट्रांसमिशन लाइन नहीं लगी। 12,000-14,000 मेगावाट के कारखाने नहीं लगे। एक ढेला नहीं था मुल्क के पास उस वक्त, एक ढेला नहीं था। तो लगे ना, इस वजह से कि आप एक कलेक्टिव विजन लेकर आगे आए, आपने लोगों को इकट्ठा किया, मोबिलाइज किया। हम पहले GCC गए, हमें ढेला नहीं मिला। हम अमेरिका के पास गए तो 80 मिलियन या 200 मिलियन डॉलर का पूरा एग्जिम बैंक का उनके पास हमारे लिए पोर्टफोलियो था, जो हमने लड़ाई करके को 200-250 मिलियन तक करवाया। हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए थे, तो आए ना, हम लोगों के पास गए, इंसेंटिव्स दिए। इस राउंड में हम डेट कम और इक्विटी ज्यादा लेकर आएंगे। हमारा पहला जो नुक्ता नजर है वो ये है कि हम 6 से 8 बिलियन डॉलर इक्विटी में रेज करेंगे। उसके बगैर हम डेट लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि कर्ज महंगा मिलेगा। पहले हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, पहले राउंड के अंदर 6-8 महीने के अंदर। ये हमारी मिनरल्स और मेटल्स जिसका बार बार जिक्र आता है कि हमारे रिकोडिक के अंदर भी इन्वेस्ट करने के लिए जुबैर साहब GCC ऑन के रिकॉर्ड ममालिक हैं, मौजूद जुबैर हैं। साहब और ऑन रिकॉर्ड हैं, आपके दोस्त और हमारे दोस्त जुबैर साहब ऑन रिकॉर्ड है किस तरह फाइनल हुई हुई डील प्राइवेटाइजेशन की डार साहब ने आखिरी मौके पे आके स्कैम्पर की। वो कैसे करेंगे? आपका फेस्को तैयार हुआ था, आपकी PIA तैयार हुई थी, एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि आखिरी मौके पे आके स्कैम्पर करेंगे। तब क्या कैसे हुआ करेंगे? था? मैं बताता हूं। वही चीज दोबारा होगी। मैं बताता हूं आपको। वैसे करेंगे जैसे बिजली लगाई थी, वैसे करेंगे जैसे सड़कों का जाल बिछाया था। ये इसी तरह की लोग बातें करते थे। जब 2013 में तो मैं केयर टेकर हुकूमत में था, यही बातें सुनने में आती थी। भाई, होई- आपके होई- प्राइवेटाइजेशन क्या के नहीं हो चेयरमैन सकता? थे, वो अरे बता रहे भाई हैं, हम तो साहब, नहीं कह रहे। we have a choice. That's what we again, said. We have to do it. You We shall have- do it. We did do it. मलिक साहब, you have to You be didn't have a there. We have choice a then track also. record You of didn't have a doing choice it, then also. and therefore You didn't we have a commit choice to then you. also. That is why you still didn't do 2013 it. में जैसे आपसे कमिटमेंट की थी कि इधर लोड शेडिंग 1 मिनट की नहीं रहेगी और नहीं रही, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। मलिक उसकी साहब, बहस अलहदा रख लें। नहीं, बहस अलहदा नहीं, आपके बहस इकोनॉमिक इधर ही है। प्रोग्राम की बहस अलहदा रख लें, आपको because जब उसमें कहा बहुत सवाल कितना है। क्रिटिसिज्म लोगों ने किया, वो एक दिन कि- सर आप अपने प्रोग्राम के लिए ना मलिक मेरा साहब ख्याल को में- बुलाइएगा, हाँ, करेंगे। टॉपिक पे बट आ सर जाइए। ये जो आपने डॉक्टर जितना साहब, भी जिन्हें जितना कहता कुछ है, बताया कुछ ना है दसो। मलिक टॉपिक साहब पे आ आपने जाइए। सर जनाब का टारगेट क्या है? टैक्स भाई, लाइन या में मालिक हाथ से उठाओ निकला या के मालिक लाना। उठाओ। यहाँ से निकल आते हैं जनाब सर। का अब टारगेट जावेद क्या साहब यहाँ है? से निकल ठीक है। आते हैं। अच्छा, मैं You आपसे- have to मैं- rest मैं भी Okay. चाहता हूँ इनका आखिरी जुमला ना याद रहे सबको। ये जो वादे करते हैं ना, फिर उनका भी आखिरी हम जुमला ये है। करेंगे वो करेंगे। ओ भाई, टैक्स रेट आपसे बढ़ता नहीं है। इनके मंशूर में है 5 साल में 3%, 0.7 के लिहाज से दुकानदार के ऊपर टैक्स लगाए, मिफ्ता की वो छुट्टी। ताजरा नाराज नहीं करना ना सी अच्छा, सर। रिटेलर पे टैक्स लगाए, फाइनेंस मिनिस्टर की छुट्टी। उस वक्त क्या अफोर्ड करता था तो पाकिस्तान? सर नहीं हो करता सकता है इन गलतियों से इकोनॉमी सीखें, का ये प्रोग्राम repeat ना अलग कर करें, लेते ये हैं। ना होने दे दोबारा। manifesto सर नहीं, प्लीज, आई थिंक बहस पूरा- और तरफ निकल जाएगी। सर देखिए, मलिक साहब पंजाब I have to interrupt. मेरी ख्वाहिश ये है कि आप 6 इस तरफ भी बिठाएं और इसको 6 घंटे चलाएं, ताकि लोगों को पता चले कि जो हम मंशूर में बातें कर रहे हैं इसमें हकीकत कितनी। मैं एक बंदा हूं ना, एक बंदा। जी नहीं, आप मेरे से सवाल हर चीज का सवा लाख पूछें। सवा लाख वेरी वेल। सबसे पूछे। सही। मैं अभी तो वो 45 की टीम यहां नहीं बैठी जिसने मंशूर बनाया, लेकिन मैं आपको आज कह रहा हूं कि आप 6 यहां भी बिठाएं और जो चीज आपने उठानी है उसके मुतालिक सवाल पूछें। मलिक हम साहब, आपको fair ये enough. सब करने That's के fair. लिए यू हैव टू राइज टू द थ्रोन। वो कैसे करेंगे मुझे जी मैं उसका बताएं। अब आता हूं। देखिए, राइज टू द थ्रोन इज सिंपल मैथ। ओके सिंपल मैथ। वो कैसे? ये आपका सवाल जो है ना, मुझे तो इस सवाल की समझ नहीं क्यों आई नहीं जी? आपके। सर ये बड़ा Rise to the throne is a simple math. It's the will of the people. लोग चाहेंगे तो हम आएंगे, लोग नहीं चाहेंगे तो हम नहीं आएंगे। अगर लोग 100 सीटों पे चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा, और अगर लोग 150 पे लाएंगे तो कोई रोक नहीं सकेगा। 2018 और में अगर आप 30 पे आएंगे तो हम कुछ कर नहीं आपकी पाएंगे। इंटरनल सर्विस क्या बताती है? हमारी इंटरनल कमिटमेंट, सर्विस और विजन ये है कि हमने जो, मैं आपको आज बातें कर रहा हूं, हम हर जगह पे यही बात कर रहे हैं, हर कॉर्नर मीटिंग में यही बात कर रहे हैं। हमें ये उम्मीद है कि लोग जब इसको सुनेंगे तो लोग वोट देंगे, और वोट देंगे
और अपने लिए और हमारे लिए आसानी पैदा करेंगे, हमारे लिए आसानी, अपने लिए डॉक्टर साहब, आसानी। गवर्नमेंट You have a फॉर्मेशन question, आपके sir? alliance क्या होगी? एक मैम साहब एक फास्ट प्लीज। मैं थोड़ा सा ना इसको कॉन्टेक्स्ट में अगर डाल देना, जस्ट क्योंकि व्यूज डिबेट सुन भी रहे हैं और अब नंबर्स पे हम आ ही गए हैं। टोटल है 266 सीटें राइट नेशनल असेंबली की। उस 267 में से 141 है पंजाब की, 45 है केपी की, 61 है सिंध की, 16 है बलूचिस्तान की और 3 है इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल की। अब ये जो 141 है, अब इसमें सिंपल मेजॉरिटी बनती है 266 में से करें 134, 134 पे बनती है सिंपल मेजॉरिटी। नून लीग का ये ख्वाहिश है कि उन्हें सिंपल मेजॉरिटी मिले, ख्वाहिश है, इट्स अ जेन्युइन ख्वाहिश। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, दैट मींस उम्मीद है, नून उम्मीद लीग है, ने उम्मीद है, ख्वाहिश है, नून लीग को 134 सीटें चाहिए। एश्योरेंस नहीं। पंजाब में उनकी जाहिर बात है, पंजाब ही है ना, नून लीग को केपी battle और ground- सिंध और बलूचिस्तान से नहीं मिलनी। नहीं, केपी में है, चले 2-4 केपी मिल में हजारा में क्यों नहीं हमें मिलेंगी? 2-4-5 मिल जाएंगी, हज़ारा की बट 10 सीटें नहीं है ना हुजूर, 1-2 सीटें हैं। सुने ना, बट बल्क जो है ना, तो अब गेम वही सवाल ये है कि 141 पंजाब, 141 में से अगर नून लीग 100 का हिस्सा टापती है तो फिर सिंपल मेजॉरिटी तो फिर भी बहुत दूर है। लेकिन ये कि फिर होगा कि जी पंजाब में इन्होंने बड़ा तीर मारा है, अगर 100 से नीचे रहते हैं, लेट से 80 से लेकर और 100 का रेंज, तो एक मुनासिब है, और 60 के आसपास आए तो फिर लाल बत्ती जलनी शुरू हो जाएगी। ये एक रफ मैंने फ्रेमिंग कर दी है, ठीक। अब इस पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस सवालात framing में आपके हैं, आपका बिलाल साहब आपका सवाल है या किसी और का सवाल है तो प्लीज। एक कैंडिडेट जो है उसको पता है कि तरक्की के ऊपर उसको वोट मिलना है, और जो जेन्युइन बात भी है, इस पे दो राय नहीं है कि अगर सड़कों पे वोट मिलना है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अगर बिजली पे वोट मिलना है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो इस बात पे वोट नहीं मांग रहा कि बिजली आई है तो इंडस्ट्री कितनी लगी है, वो इस बात को अभी छोड़ देते हैं। तो ये जो 5 या 6 जगहों से खड़े होते हैं लोग, उनको भी तो ये पता है ना कि उन्होंने एक ही सीट रखनी है और बाकी 5 सीटों के जो है वो फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, फिर उसके ऊपर पैसा दोबारा लगेगा। ये कॉन्फिडेंस इतना क्यों नहीं है हमारे सियासतदानों में कि वो एक अपनी जगह पे खड़े हों और अपनी उस बात पे कायम खुद भी रहकर दिखाएं? ये मेरे ख्याल में आपका जो आइडिया है, मैंने इस जाविये से इसको ना देखा है ना सोचा है, लेकिन बड़ा अहम जाविया आपका। होता ज़्यादातर ऐसे है सियासत के अंदर, मसलन बिलावल साहब को लाहौर से इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है, या हमें जाके सरगोदा से इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत है किसी को। उसकी वजह ये होती है कि आप ये कह रहे होते हैं कि मैं एक नेशनल लीडर हूँ, यानी वो लोग जो लीड कर रहे होते हैं 2-2, 3-3 लोग, वो ये दिखाने के लिए कि सिर्फ मैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर नहीं हूँ, मैं किसी भी जगह पे पाकिस्तान में अगर पैर रखूँगा तो मैं इंशाल्लाह वोटर्स की इमेजिनेशन को फायर कर सकता हूँ और इलेक्शन वहाँ से जीत सकता हूँ। ये इसलिए नहीं इलेक्शन लड़े जाते कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप यहाँ से हार लेकिन जाएंगे। डॉक्टर साहब, वो जो लाहौर और लीडरशिप, जो कसूर लीडर का अपनी कितना फैसला है? डेवलप कर रहा है या डॉक्टर साहब, बता रहा है या जता रहा है, लाहौर और कसूर का कितना फासला है? जो लीडरशिप शहबाज साहब लाहौर से भी लड़ रहे हैं, लीडरशिप कसूर से भी पैदा लड़ कर रहे रही है, वो लीडरशिप ये सारा कुछ जो है ये अवाम के पैसों को जाया करके कर रही है। नहीं, चलिए ऐसा किया जा सकता है कि आप आइन में या कानून में या इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दें कि एक शख्स एक से ज़्यादा सीट से नहीं खड़ा हो सकता, किया जा सकता है, उसमें रिडंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। मैं तो आपको सियासी नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि ये सही है गलत है। सियासी नुक्ता नज़र ये होता है कि ज़्यादातर जो पार्लिमानी जमहूरियत होती क्या है, लेकिन हकीकत में हम देखते हैं बड़ी सेफ सीट से आप लड़ते हैं। मगर- मानसहरा इज अ सेफ सीट फॉर मियां साहब, वहां से लड़ रहे As I said. कसूर से शहबाज साहब लड़ रहे हैं, बड़ी सेफ सीट है, 2008 से वो सीट निकली मैं नहीं आपकी है। बात मान तो ये कौमी कोई मैं इंप्रेशन मान नहीं लेता है, मैं आपकी ये बात तो सेफ्टी फैक्टर मैं है। आपकी बात मान लेता तो हूं, आप पैराशूट बांध रहे मैं हैं हमारे आपकी कॉस्ट बात मान लेता हूं कि ये सेफ सीट्स हैं, लेकिन ये बताना बाहर निकल के कि मेरे पास जाती तौर पे 5 सेफ सीट्स हैं पाकिस्तान में, मैं 5 जगहों पे अगर इलेक्शन लड़ूं तो मैं 5 जीत सकता हूं। और उसकी वजह यह कि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में लीडर कौन होता है, मैं अपना नुक्ता नज़र आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी शख्स जो धड़े की सियासत करता है, किसी भी वजह से सियासत करता है, जब वो घर से निकलता है ना, उसके पास 50,000 60,000 वोट होते हैं। फिर जब किसी बड़े लीडर की तस्वीर उसके साथ चिपकती है ना, तो 20-25 हजार और उसको वोट मिलते हैं। ये जो 20-25 हजार का बम्प है ना पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में, जो ये बम्प दिलवा सके किसी भी एमएनए को, वो लीडर है पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में।
तो जब ये लोग बाहर निकल के मल्टीपल सीट से इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो वो असर्ट कर रहे होते हैं कि मैं अपने नुक्ता नज़र की वजह से, पास्ट परफॉर्मेंस की वजह से और खिदमत की वजह से जिस जगह पे जाऊंगा वहां पे 20, 30, 40 हजार इजाफी वोट जो है मोबिलाइज कर ब्रिटेन में सकूंगा। क्यों नहीं होता? सारी चीजें आपने वहां से ली हुई ना, मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, जमहूरियत की। किससे नहीं होता? ये ब्रिटेन में क्यों नहीं होता? मैंने आपको कहा वहां एक कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों लड़ते देखिए हैं? हम क्योंकि वहां इससे नहीं बताना होता कि मैं लीडर हूं। हम ब्राउन रंग के लोग हैं, हमारी अपनी सकाफत जिथे है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ नहीं, brown ਹੋ ਗੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿੱਥੇ नहीं ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ हो ਹੋ मालिक ਜਾਏ। साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं सुनते। अंग्रेज ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ किथे अंग्रेज होने। मैं तो हमेशा से इसी रंग का हूं और मैं आपको इस वजह से ये कह रहा हूं कि हमारी अपनी सकाफत है, हमारे अपने गांव हैं, हमारे अपने अंदाज हैं, हमारी अपनी तारीख है जिससे ना हमें छुटकारा चाहिए। पावर जिससे- मैनिपुलेशन को एक सकाफत मिनट, ना एक कहिए, मिनट, हमारी एक मिनट, सकाफत नहीं नहीं, नहीं ये आप समझते हैं, ये ये पावर आप- मैनिपुलेशन। ये आप समझते हैं। हमारी जो सियासत की नौयत है इसमें बड़ा गहरा ताल्लुक है सकाफत का भी, और बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी नेचर ऑफ पॉलिटी का, और बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे गांव का, हमारे गांव के लोगों के बिहेवियर का। ऐसे ही कहना ओ अंग्रेज थे नहीं करता, तुसी क्यों कर दो? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? हमारा अपना एक कल्चर है, हमारी अपनी एक तारीख है, और इसके मुताबिक मुझे सादा से 2 मिनट दे दें। डिस्कशन अच्छी बात मैंने है। आपकी आर्गुमेंट सुन लिया, 2 मिनट सिर्फ दे दें मुझे और अली हैदर को। जी सर, नाज़रीन आपके तवज्जुह से ये जानना चाह रहे हैं कि नून लीग क्यों पर उम्मीद है कि वो सिंपल मेजॉरिटी ले जाएगी। नंबर 2, नून लीग की गवर्नमेंट फार्मूलेशन का फार्मूला क्या होगा, किन के साथ आप एलाय बनना चाहेंगे, और पंजाब की सीएमशिप किसके पास होगी, और वज़ीर आज़म कौन होगा? बड़े सादा अगर इनका 1 बाय 1 जवाब क्या दीजिए। बात। फिर हमने नंबर्स पे आना ये है। तो सारे सवाल We have some numbers सारे as well. सवाल भूल जाऊंगा एक एक करके, भूल जाऊंगा, आप याद करवाइएगा। पहले से चल वज़ीर आज़म देखिए, हमारा ये ख्याल है, नहीं ये तो आपने पूछा नहीं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अच्छा ये तो बात हो गई। कोई और एक, नहीं है। एक तो शुक्र खुदा का CM सवाल पंजाब, खत्म हुआ, उस पर अभी फैसला होगा, पार्टी करेगी फैसला, उस पर फैसला। उसमें 2 प्रोबेबल कौन से हैं? बहुत बहुत हमारी कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत सी कॉन्फ़िगरेशंस हैं हमारे जहन में, मगर अभी कोई फाइनल नहीं हुई। अच्छा, तो सिर्फ आपके जहन में है? नहीं, सबके जहन में, सबके कहीं जहन में। और भी कुछ है? वैसे तो आपस की बात बताओ तो आपके गुमान में भी है। चले अच्छा सर, आप इसका आप जवाब देकर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं आपने पूछा क्यों हम समझते हैं परफॉर्मेंस की वजह से, और समझते इस वजह से हैं कि 30-40 साल हो गए हैं, एक खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी वजह से लोग इनॉइड भी हैं, नहीं भी मानते, हमारे खिलाफ भी हैं लोग, लेकिन जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि पुरानी परफॉर्मेंस और नए विजन को जब हम सामने रखेंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे। कितने आएंगे, हमारा ख्याल भी है और हमारी ख्वाहिश भी है, और हमें उम्मीद भी है कि हम सिंपल मेजॉरिटी लेंगे। सिंपल मेजॉरिटी। जी, पंजाब से कितनी सीट्स देखते मैं हैं? नेशनल मुझे असेंबली की। नहीं, मैथ में अभी नहीं उलझाएं 2 मिनट के लिए, क्योंकि guesstimation एक तो हायर होगा। लेवल बात कर लेने देना, ताकि आपको मैं बताऊंगा मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, फिर मैथ में उलझा के आप गिरा लेना, क्योंकि हिसाब किताब में तो मैं कमजोर हूं। देखिए, उसकी वजह ये है कि जहां पे हम हैं यहां से आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। वो मुश्किल फैसले जब आप सारा दिन बैठ के आपस में ले दे कर रहे हो तो मुश्किल फैसले नहीं हो सकते, कंसेंसस के फैसले हो सकते हैं। कंसेंसस के फैसले बाय डेफिनेशन मुश्किल फैसले नहीं होते, वो कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले होते। इसलिए सादा अक्सरियत दरकार इस है। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ख्वाहिश, हमारी उम्मीद और अवाम से जो 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 दरख्वास्त है वो ये है कि आप आएँ, जिसे भी लेकर आना चाहते हैं। हमें नहीं लाना चाहते तो हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते, ये तो अवाम की मर्जी, मगर जिसे भी लाना चाहते हैं उसके हाथ कम से कम इतने मजबूत करें कि वो सख्त फैसले करके इस मुल्क को इस दलदल से निकाले। बट प्लान बी बता दे, बट प्लान बी क्या होगा? प्लान बी फिर क्या होगा? फॉर एग्जांपल नहीं होता ऐसा, लेट्स से ऑपोजिशन जिंदाबाद। एक अच्छा, तासुर बैठेंगे है- नहीं किसी के साथ, नहीं, coalition नहीं, नहीं मालिक साहब, पहले- मुसद्दिक एक तासुर है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर शहबाज साहब लीड करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज़ वर्क विद कोalition, और मियाँ साहब की तबीयत और किस्म की है, सब कुछ है। और थर्ड, हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद वो कुछ अरसे के लिए आएँ, चीज़ों को सेटल डाउन करके देन ही पासिस द रेंज टू शहबाज साहब। लाइकलीस्ट सिनेरियो क्या नज़र आ रहा है? बिकॉज मोस्ट एनालिस्ट का ख्याल ये है कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, कोalition ही बननी पड़ेगी। तो इन दैट केस
क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा सर, मैं मलिक साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आप उसके जवाब देंगे मलिक साहब हमें, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्क्रीन पर चलानी भी है, नाज़रीन को दिखानी भी है। NA 130 जनाब, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, आप देख सकते हैं आपके यार इसका सामने भी आ जवाब चुका पहले है। लेने, क्या ये रोक ले इसको भैया, सवाल ग्राफिक आपका रोक ठीक लें, इसका जवाब लेने थे, ये पहले जवाब दे दें। अच्छा, ये 3 इंपॉर्टेंट सिनेरियो थे जो मालिक साहब बयान कर रहे हैं, बड़ा हम देखिए पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में आप भूल गए हैं कि मियां नवाज शरीफ ने इससे पहले कोलिशन में गवर्नमेंट चलाई है। इस वजह से ये कहना कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोलिशन में गवर्नमेंट चलाई है मगर मियां नवाज शरीफ साहब तो कोलिशन में गवर्नमेंट, ये तो हम आपके लोगों से ये तो सुन आप रहे हैं, we are not ये saying पता it. नहीं कौन लोग हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप किसी और की बात किए जा रहे हैं, उसको भी बुला के इधर बिठा दें ताकि मैं उससे पूछ सकूं भैया क्या बात कर रहे हो। ठीक, मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ ने मेजॉरिटी से भी हुकूमत चलाई है, मियां नवाज शरीफ ने कोलिशन में भी हुकूमत चलाई है, मियां नवाज शरीफ का 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है सियासत करने का, एग्जाइल में भी रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं। इस वजह से ये सवाल उठाना कि आपसे अब नहीं चलेगी, तो उसका जवाब ये है कि पहले चला चुके हैं, तो ये तो सवाल नहीं उठता। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब क्या फैसला करते हैं, पार्टी क्या फैसला करती है, ये अहम सवालात हैं कि मियां नवाज शरीफ, मुझे बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इस पार्टी में प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। उसके बाद कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इस पे मैं नहीं बता सकता। वो भी उन्होंने मैं फैसला इसमें- करना है, इसमें- वो भी उनका ही फैसला होगा। नहीं, अरे हमारी चीज़ पार्टी ऐड में कर और देता भी बहुत से लोग हैं, मगर वो सबसे मुशावरत करके फैसला करेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मियां नवाज शरीफ वाली बात, ये सबसे मुशावरत के बाद की बात है। देखिए उसमें जो वेरिएशन है ना, थोड़ा सा कोलिशन में भी 2 ऑप्शंस हैं और उन दोनों ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा जो आप बात करें प्राइम मिनिस्टरशिप की। बट और दोस्त पहला ऑप्शन है, पहला है कि जी इतनी इस तरह की मेजॉरिटी आए, इस तरह की नून लीग के पास सीटें आए कि वो कोलिशन पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन रही। कोलिशन विद पीपल्स पार्टी और PMLN का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और उसमें फिर मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ को सीरियस रिजर्वेशंस होंगी। दूसरा कोलिशन का ऑप्शन है कि इतनी सीटें हों कि नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है और वो बाकी सारी छोटी जमातों के साथ बना ले, MKM, MQM, JUI, IPP। IPP। उस केस में कोलिशन की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगी और वहां पे मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ बड़े बाआसानी जो है उसको चला सकते। देखिए मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा जी, ये मेरी पार्टी की राय नहीं, मैं आपको ज़ाती राय दे रहा हूँ। मैंने पीपल्स पार्टी के साथ 16 जितने भी महीने थे काम किया है, मुझे नहीं लगता जो आप बात कह रहे हो वो ठीक है। मुझे ये लगता है कि अभी भी जो ज़्यादा सख्त रवैया है वो तो पीपल्स पार्टी का है। आई एग्री विद हिम। पीपल्स पार्टी का रवैया क्यों है? पीपल्स पार्टी को लगता है कि PTI डिसरे में चली गई है और PTI का जो वोटर है वो कभी PMLN को वोट नहीं करेगा। तो अगर हम PMLN पे हमला करें तो हमें वोट कर देगा। जब वोट इनको मिल जाएंगे तो ये आके बोलेंगे बैठ जाते हैं, इकट्ठे मिलकर काम कर लेते हैं, पहले भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि क्यों काम नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कोई कोलिशन बनेगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं जो जबान सख्त कलामी कर रहे हैं, इसके भी तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना। ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये भी इस सिनेरियो पर भी जरा अपनी राय दें आप कि आपकी गवर्नमेंट बनती है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बिलावल होते हैं, लेकिन इस मुल्क के खैर खा एक आप दोनों का चार्टर ऑफ इकॉनमी करवा देते हैं। सो इकॉनमी वर्क्स अनडिस्टर्ब। आप गवर्नमेंट खेलें, वो अपोजिशन खेलें, दोनों खाने भी काबू हो गए कि तीसरा बंदा बीच में आ नहीं सकता, तो दोनों बेसिस भी कवर हो गई, अपोजिशन की भी, सरकार की भी, और इकॉनमी चलता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मेरा तो नुक्ता नज़र बाज़ मरतबा अपनी पार्टी से भी मुख्तलिफ होता है। मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो सिर्फ फंडामेंटल्स पे होना चाहिए, बस फंडामेंटल्स पे, कि क्या आगे हमने बढ़ानी है ये मईशत तो गरीब आदमी के लिए बढ़ानी है, यस और नो। क्या हमने ऐसी मईशत बनानी है जिसमें लोगों को रोजगार मिले, जिसमें महंगाई कम हो, यस और नो। इन बुनियादी अकायद के ऊपर अगर हम अग्री कर जाते हैं कि इतना गरीब मुल्क है, यार ये तो मान लो कि गरीब के लिए सबने काम करना है, तो उसके बाद आगे जरूरी नहीं कि हर बात पे एक एग्रीमेंट। और ये जो चार्टर है ये किसी ने नहीं करवाना, ये तो बहुत दिन से हम मांग रहे हैं, मेरी पार्टी मांग रही है। मैं जब डिसएग्री भी करता हूं तो मेरी पार्टी करवाएगा कोई और, बना मांगते रहेगा। आपने कभी भी हमें कुछ नहीं समझा। डॉक्टर साहब ये जरा आपके लीडर की बात होने जा रही है, मैं इसीलिए बड़ी देर से कोशिश कर रहा था। तो दिखा दें जनाब, मियां साहब वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद। 130 हल्का 130 है जी, और बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है सर। इस पे हम चाह रहे थे जरा आपसे बात करें, बाकी शुरुआत से भी बात करें कि इनके अगेंस्ट एक देयर इज अ लेडी
हु इज़ इन प्रिजन और उस रही हैं और फिर बीमार भी हैं, और फिर उनका ये भी है कि वो एक उनके पास एक विक्टिम कार्ड भी है, और फिर नवाज शरीफ हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हुई हैं और वो 4 साल जो है वो जला वतनी खुद साख्ता काट के आए हैं, जेल में भी रहे हैं, बेटी के साथ भी रहे हैं। ये हल्का, और मैं ये एक जो सवाल मेरा बुनियादी ये था कि पिछले इलेक्शन में 4 सीटें लाहौर से आप नहीं जीत पाए थे, उनका भी इम्कान है जीतने का? मेरा ख्याल है उनमें से एक पे तो पीपल्स पार्टी ने भी, मतलब बिलावल भुट्टो साहब भी हैं वहाँ पे। मैदान वो क्या वो क्या घोड़ा भी है, मैदान हाथ भी। कंगन को आरसी क्या जो हाथ में पहने हो कंगन वो शीशे में थोड़ी देखते हैं। अभी 8 तारीख को सामने आ जाएंगे आपके, ऐसी क्या बात है? फा साहब लगता है देखिए ये वाला जो आप दिखा रहे हैं ना, ऑब्वियसली इसमें तो क्लियर फेवरेट मियां नवाज शरीफ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सही। और अगर किसी वजह से वो नहीं जीतते तो ये यानी प्रॉब्ली द बिगेस्ट अपसेट ऑफ इस इलेक्शन होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि ये कोई इतना वॉक ओवर नहीं है। अच्छा, ये मुकाबला टफ होगा। सही। मेरे ख्याल में विक्टर इज नॉट इन क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कि मतलब एक 60-70 हज़ार की कोई लीड होगी। ये मुकाबला टफ होना है। अच्छा, और बिलावल भुट्टो वर्सेस अता तारड़, इसका क्या? इसकी जो इस हल्के की बुनियादी वजह टफ की जो है ना, वो सिंपथी वोट है जो एक 74-75 साल खातून जो कि अब नानी या परनानी भी बन चुकी हैं, बल्कि ताज़ा इत्तलात के मुताबिक वो जेल में इनकार्सरेटेड है। हाँ, ठीक, तो वो एक फैक्टर ऑब्वियसली मैटर करता है, करेगा, एंड दैट विल मेक दिस वेरी कॉन्टेस्ट मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर हेडलाइंस। सर आपसे मैं कमेंट लूंगा इस पे वापस आके। हमें हेडलाइंस से कहा जा रहा है जी, हमारा ये सिलसिला ट्रांसमिशन का अभी जारी है। हेडलाइंस का वक्फा लेते हैं, इसके बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम अपनी ट्रांसमिशन के अगले हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक न्यूज़ के सर ये सहरा जाता है कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड अंदाज में ट्रांसमिशन अभी तक कहीं नहीं हो रही। इस प्लेटफॉर्म से आपको हर नुक्ता, हर जाविया, हर इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है इलेक्शंस के हवाले से, हलकों के हवाले से, कैंडिडेट्स के हवाले से, पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से, पार्टीज़ के मंशूर और उसके उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से वो आपको यहाँ पर मिल रही है। हम अपनी गुफ्तगू को हलकों के हवाले से भी आगे बढ़ाएंगे। फिर हमने डिविजन्स में डिवाइड किया है, जो मुल्क के बड़े मेजर हलके हैं, खासतौर पर पंजाब के जो बड़े हलके हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक खबर जिसका आगाज में जिक्र किया था इस ट्रांसमिशन के कि ये जो इद्दत वाला मामला है, इद्दत में निकाह वाला मामला है, जो केस है, उसमें कुछ टर्न्स आ रहे हैं और हो सकता है उसका फैसला भी अनकरीब आ जाए। तो कुतुब साहब, सवाल ये है कि ये मामला, अगेन जैसे मैंने आगाज़ में बात की थी, ये 2 इंडिविजुअल्स का मामला था, और अगर मैं बिल्कुल इसकी बारीकी में जाऊं, इस केस को आपने पढ़ा है तो कहा जा रहा है कि खान साहब ने बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान उनसे निकाह किया। पहले तो ज़रा इद्दत को एक्सप्लेन करें कि क्या इसका टाइम फ्रेम 3 महीने ही होता है, क्योंकि बाज़ उलमा की, बाज़ स्कॉलर्स की ये भी राय है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ख़ास पीरियड के बाद, ख़ातून के लिए जो कि ये मुख्तस है, एक ख़ास पीरियड जो है या कुछ ख़ास अलामात के बाद इट्स फाइन, शी कैन गो गेट मैरिड। 29 दिनों का भी जिक्र है। 29 दिनों का भी जिक्र है। उसमें इशू ये है कि हमारे यहाँ मसालिक बहुत ज़्यादा हैं, कहने को तो 4 हैं लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं, और हर मसलक जो है वो अपने अकायद के मुताबिक अपनी फ़िक को बना लेती है और वो उसी के मुताबिक चलती है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये कहा जाए किसी फ़िक को, किसी मसलक को कि DNA को भी अपनी फ़िक में शामिल करें, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो ये काम करें। लेकिन 2 बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर जो मसालिक हैं उनकी आपस में यूनिफॉर्मेलिटी है और वो अग्री करते हैं, एक निकाह के मामले पे और एक इद्दत के मामले पे या तलाक के मामले पे। डिस्क्रिपेंसीज हैं लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि वो फसाद एक बन जाए। मिसाल के तौर पे अगर एक औरत ने रज़ाइयत करवाई है, दूध पिलाया है, तो उसको उस रज़ाइयत के लिए गवाह नहीं चाहिए, वो खुद उसके लिए पूरी गवाह है। वो कहेगी कि ये रज़ाइयत है तो वो रज़ाइयत है। अगर वो प्रेग्नेंट है और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो उसके लिए उसको गवाही नहीं चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। उसकी प्रेगनेंसी उसकी अपनी गवाही है। कि मेरी इद्दत खत्म हो गई है। ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि 2 सूरतें हो सकती हैं, एक सच और एक झूठ। अगर एक खातून कहती है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है और वो निकाह कर लेती है, तो इस निकाह को ज्यादा से ज्यादा कोई भी मसलक जो है वो ये कह सकती है कि फासिक है, वो ये नहीं कह सकती कि ये निकाह हुआ ही नहीं है। फासिक से मुराद ये है कि वो कहेंगे कि ये लेसर क्वालिटी का निकाह है,
इसके ऊपर लेकिन आप हद नहीं लगा सकते किसी किस्म की कि ये जना के ज़ुमरे में आता है या किसी और ज़ुमरे में आता है। यहाँ औरत की पूरी पाबंदी है और उसको पूरा राइट है कि वो अपनी गवाही खुद दे सके। इसी तरह इद्दत में एक औरत अगर अपनी गवाही ये दे रही है कि इद्दत है मेरी पूरी हो गई है, तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर वो झूठ बोल रही है तो वो उसका और उसके खुदा का मामला इसमें एक और भी थोड़ा मामला शरई मामला है सर, उसमें सवाल चूंकि लोगों ने पूछे हुए हैं, क्या सर्टन एज भी होनी चाहिए औरत की? कि ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ खवातीन जो है वो एक सर्टन एज तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद फर्टिलिटी का वो अगर सिलसिला नहीं रहता। जो मीनोपॉज का आप जिक्र कर रहे हैं, मीनोपॉज से पहले भी बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है किसी के इरेगुलर पीरियड्स होते हो, किसी को फाइब्रॉइड्स हो सकता है किसी को 3 दिन का पीरियड होती हो, माहवारी होती हो, किसी को 7 दिन के होते हो। ये सारी चीज़ों की डिटेल जो है वो काजी सामने रखेगा तो बात हो सकती है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस फैसले को अदालत की बजाय अगर आप एक कंसल्टेंसी का एक कंसोशियम बना देते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। अगर आपने एक चीज़ बताइए, मेरी भी कुछ उलमा से बात हुई, इद्दत का कॉन्सेप्ट था ना, कॉन्सेप्ट यही था कि 3 माह का 90 दिनों का, कि अगर उस वक्त खातून जो भी हैं पता लग जाएगा प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। उस ज़माने में ना DNA टेस्ट थे ना कुछ था, साइंस और है, अल्ट्रासाउंड नहीं था, अल्ट्रासाउंड से पता चल उस वक्त की शायद टेक्निकल ज़रूरत थी जी। तो अब तो नहीं। और मज़हब में इज्तिहाद का भी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ठीक। तो यू मूव यू इवॉल्व अकॉर्डिंगली। एक तो वो कि अगर उसके बाद क्या वाकई इद्दत की वो हैसियत है या नहीं है, एक सवाल ये है। और दूसरा, ये इतना पर्सनलाइज्ड इशू है, क्या ये इशू बनना भी चाहिए रियासती लेवल पे या किसी बात पे? एब्सोल्युटली, ये आपने बात बड़ी अच्छी की गई। ये एक्चुअली इशू था ही नहीं, और ये बड़ी, मैं इसको हया के दर्जे से एक लाइन, रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात कहूँगा कि हुई। ये बात आपने बड़ी अच्छी की, लेकिन यहाँ पे मसालिक ना मालिक भाई इतनी ज़्यादा है कि अगर मैंने ये कहा ना कि आज की टेक्नोलॉजी और साइंस को इस्तेमाल करते हुए आप इद्दत का फैसला 3 दिन में, 5 दिन में, 1 माह में कर सकते हैं, तो कहेंगे गामदी ग्रुप ऑफ थॉट है जो कि ये बात कर रहा है। तो वो एक फिर आपको भी मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो एक डिफेंस लाइन रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि सारी मसालिक के अंदर ये इतना बड़ा झगड़ा है नहीं। अगर आप साइंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादातर उलमा कराम जो है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी बात है दैट इज कि आप औरत की प्रिविलेज को और औरत की डिग्निटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, उसकी गवाही को ना मान। कभी कोई इस्लामिक हिस्ट्री, एक सवाल और, कभी तारीख में इस्लामिक हिस्ट्री में किसी शख्स के ऊपर, बड़ी हस्ती पे इस किस्म की बहस हुई है कभी कि किसी के जी कुछ एक पब्लिक, इसका दूसरा एंगल यह दिया जाता है कि क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे और लोगों का ख्याल है जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि उनके जो इस्लामिक क्रेडेंशियल्स हैं उनको गंदा करने के लिए एक इशू बना दिया गया कि एक तरफ ये बंदा हरमत इस्लाम, खुदा की बात करता है और देखो मजहबी ये शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसकी कोई मिसाल है कि कहीं पे भी कहीं पे ये इशू बना हो किसी के बारे में इस किस्म का? मैंने तारीख में कभी नहीं पढ़ा, कुरान और हदीस में तो छोड़ दीजिए, तारीख में भी अगर देखें तो आपको रवायतों में भी इस तरह की रवायत नहीं मिलती, क्योंकि ज़ुबान पे यकीन किया जाता है औरत की, और औरत का ये तकद्दुस है दीन में कि अगर वो कह रही है तो उसकी बात को माना जाए। अगर उसने कहा कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये निकाह नहीं है, इसको छोड़ दो तुम, ये तकद्दुस की बात है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात और ज़्यादा नीचे गिर जाती है जब हम ये कहते हैं कि एक शख्स जो है वो दीन की बात कर रहा है तो हम उसको मलाइन करें और उसको बुरा करें कि ये क्यों इस तरह की बात कर रहा है। ये बात अगर ये साबित हो जाता है तो फिर क्या ये एंगल हो सकता है कि अगर ये साबित हो जाता है, जैसे उनके मियाँ ने कहा कि देखें उनका तो अफेयर था 2014 से, शी वॉज अ मैरिड वुमन एट दैट पॉइंट, तो उस पर हद आ जाए कि देखें ये तो शादीशुदा हो के इनका ताल्लुक था, तो वो हद उस पर तो आ सकती है। देखिए वो जो शौहर, वो एंगल हो सकता है, वो जो शौहर थे, वो हम कह रहे हैं शौहर थे, वो अब नाम महरम है। नाम महरम एक महरम रिश्ते के ऊपर तोहमत नहीं लगा सकता। अब वो तोहमत का मामला भी अगर अदालत ने ही फैसला करना है तो फिर इन्ना लिल्लाह व जामी साहब इस सवाल भी ले लें मेरा। ये मानिका साहब पहले तो हल्फ दे रहे थे, वीडियो बयान देते थे और कहते थे जनाब ये तो मुझे पता था और सब कुछ हुआ एंड ऑल दिस। अब वो भी एक यूं कह लें कि अपना यूटर्न उन्होंने ले लिया। इस पे भी कमेंट करें, और आपका क्या है, ये क्या लाइमलाइट इसको मिलनी चाहिए थी? क्या ये अदालती मामला था, इसको जाना चाहिए था? मेरा ख्याल है इसमें जो फ़िक़ही तफसीर और तशरीह जो जनाब कुतुब साहब ने पेश की बहुत आला और मुदल्लल है। यही वजह है कि दीन इस्लाम में कई एक ऐसे मवाक़े आए हैं जब ज़ातियात में मबनी जब वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तवज्जो नहीं दी।
और उसमें इशारा ये था कि अगर बंदा कन्फेस भी कर रहा है किसी गुनाह के बारे में तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी तवज्जो नहीं दी, और जब चौथी बार सुना तो फिर कहा अब ये बड़ी होगा। अच्छी मिसाल। बिल्कुल सही। उससे हर हमारे इस हुक्म में एक मेटाफर, एक इस्तारा है समझने के लिए कि भाई ये एक ऐसा मामला है, इसमें ये सलूक ये होगा। जो मिसाल दे रहे हैं एक जामी भाई, मुख्तसर ये मैं उस चाहूंगा औरत सब की दे रही कमेंट है, बड़ी अपना ऐड मशहूर कर है, दें ताकि फिर हमने जिसमें आगे उसने बढ़ना है, आवाज़ क्योंकि बात मैं इसे कंक्लूड कर लूँ। ये मेरा कहने का मकसद था कि इस सुन्नत की वजह से मैं उन चंद एक सहाफ़ियों में से हूँ जो बिलीव करते हैं किसी इशू को मैं डिस्कस ना करूँ पर्सनल मैटर, लेकिन चूंकि कुतुब साहब ने जब दीन और सियासत का जिक्र किया तो मैं सिर्फ एक शेर रखा हुआ है इकबाल का कि जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। क्या कीजिए जब इकबाल ये कह खास साहब, चुका इस है। पे क्विकली एक नोट करते हैं, देखिए, डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बात हो सकती है। एक और क्वेश्चन है, क्या एक खातून जो शादीशुदा है उनको निकाह की दावत दी जा सकती है? नकाह के ऊपर नकाह नहीं किया जा सकता, नहीं, दावत दी जा सकती नॉट एट ऑल, नॉट एट सही। ऑल। वैसे ये बहुत इसके ऊपर हदीस मौजूद है। वो शादीशुदा है तो भाई ये कौमी मसला तो नहीं है ना यार, ये नेशनल क्राइसिस तो नहीं है, 2 प्राइवेट लेकिन सर जब इंडिविजुअल्स आप हैं, रियासत मदीना में रियासत मदीना के दावेदार हो तो फिर शरई लाइंस को भी देखना पड़ता है। अच्छा सर, फास साहब, प्लीज इस पे आप ऐड नहीं, देखिए मेरे ख्याल में इस पे काफ़ी बात हो गई और बिलाल कुतुब साहब ने जिस तरह उसको फ्रेम कर दिया है, आई थिंक बहुत हद तक क्लियर हो गई ये बात। वी कैन ठीक मूव है। ऑन और बड़ा साहब, would like to add something या नहीं, इससे आगे ठीक है, मूव ऑन करते हैं जी। हल्कों की बात करते हैं। हमने 130 डिस्कस किया इससे पहले वाले सेगमेंट में मियां नवाज शरीफ मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद। अगला हल्का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई गेस वो 127 है, बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़ का ये हल्का। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको हम आगे बढ़े, जरा ये आपको अपने पीछे स्क्रीन भी दिखा देते हैं। कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो हैं मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता वो 131 हैं, ठीक है जी। फिर कौमी असम्बली के उम्मीदवार पीटीआई के हिमायत याफ्ता 140 हैं, 9 ज्यादा हैं जो खड़े किए हुए हैं। किसने कितने वोट डाले ये भी मैं आपको बता दूं, हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस बार खवातीन वोटर्स की तादाद जो कि नए एडअप हुए हैं वो ज्यादा है निस्बतन मर्दों के। 58.47% मर्द थे, 41.53% औरतें थीं। क्योंकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बड़ी है तो हो सकता है औरतें ज्यादा वोट कास्ट करें, इन केस के टर्नआउट ज्यादा होता है। पंजाब जनरल इलेक्शन 2024, 10 डिविजन्स हैं। हम आज पंजाब चूंकि डिस्कस कर रहे हैं, 36 अजला हैं। कौमी असम्बली की 141 नशिस्तें हैं। हमने हल्का वाइज भी डिस्कस करना है, हमने पंजाब की डिविजन्स को भी नाज़रीन डिस्कस करना है जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नून लीग की जो है वो अभी हम लाहौर की अगर हम बात करें नाज़रीन तो नून लीग ने इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन रखा हुआ है। फास साहब, क्या समझते हैं आप इस खास हल्के के लिए? देखिए, ये लाहौर में तो वैसे अपने काफ़ी हद तक बात कर भी ली है, लेकिन मैं थोड़ा सा वापस आना चाह रहा था जो अभी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी जो बात कर रहे थे कि जी वो 120 का फिगर जो बार बार आ रहा है, मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा सा इसका रियलिस्टिक एनालिसिस भी करें तो आप देखें कि पंजाब में इस वक्त जाहिर बात है कि नून लीग को बहुत एडवांटेजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2018 में जो उनको वो एडवांटेजेस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन 141 में से अगर 120 वो लेने की ख्वाहिश रखते हैं या उम्मीद रखते हैं, दैट मीन्स कि बाकी सारी जमातों ने 20 सीटें लेनी हैं। अब इसमें आप देखें रियलिस्टिकली ना, लेट्स अज्यूम के नून लीग को सारी एडवांटेजेस हैं। जो पीटीआई के स्ट्रॉन्ग इलेक्टेबल्स हैं, ये तो नहीं हो सकता कि वो सारों उनको 0 सीट मिले। फिर पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के पास अच्छे तगड़े जीतने वाले लोग हैं। साउथ पंजाब में उनके पास अगर हम गिनना भी शुरू कर दें तो 7, 8, 10, 12 तो आप नाम गिन सकते हैं। उसके बाद फिर सीट एडजस्टमेंट्स हैं, फिर आईपीपी है, फिर उसके बाद गुजरात जैसे इलाके में काफ लीग है। तो मेरे ख्याल में जब आप तख्ते पंजाब की बात कर रहे हैं और एक रियलिस्टिक एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना होगा कि पीएमएलएन जो है, जो वो एक फिगर दे रही है, वो क्या एक्चुअली वो फिगर है या ये कि वो ये कह रही है कि नहीं, अगर इसके करीब हम ना आए तो फिर जो हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स। ठीक है। सो आई थिंक पंजाब की डायनामिक्स को एक रियलिस्टिक लेंस से देखें तो पिक्चर कुछ और निकलती है। ठीक है, बड़ा साहब, मैं गुजरावाला पे आना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बड़ा अच्छा, हसास शहर। हाँ जी, नून लीग की- हसास शहर। अच्छा, डिवीजन के अंदर भी इन्होंने मार्का मारा 2018 में, और अगर जिले की बात करें तो क्लीन स्वीप किया था। अब क्या कंडीशन देख रहे हैं? अच्छा, 2 बड़े मार्के जो सिर्फ जिले के हैं, गुजरावाला के हैं, NA 68 ये है खुरम दस्तगीर बमुकाबला मुबीन आरिफ जट, और NA 77 है इम्तियाज सफदर बड़ाइच बमुकाबला महमूद बशीर विरक।
जरा इसको एक्सप्लेन करें, गुजरांवाला डिवीजन और फिर जिले को। देखिए गुजरांवाला इसीलिए तो अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आप उसे गढ़ कह सकते हैं। और जो एक मियाँ साहब की एक तकरीर थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो नाम लिए थे उन्होंने सरबराह जो हैं हमारे आर्मी की, वो वहीं पे लिया था, वहीं पे एक माहौल बना था। लेकिन गुजरांवाला इतना आसान नहीं रहा मुस्लिम लीग नून के लिए जितना माजी में हुआ करता था। अच्छा, क्लीन अब नहीं स्वीप, रहा। हाँ जी, अब के हालात थोड़े से मुख्तलिफ वहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं उनमें ये भी देखना पड़ेगा कि 9 मई के बाद जो सहूलतें नून को मिली हैं और जो पकड़ दकड़ वहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ है, तो जो मेन इनके जो खुरम दस्तगीर के मुकाबले में तारिक साहब आया करते थे वो नहीं है मुकाबले में। तो ये जो जट साहब हैं ये बहुत सालों से इलेक्शन लड़ने के लिए पर तोल रहे थे, इनको टिकट तो दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन खुरम दस्तगीर साहब और उनके वालिद साहब की एक प्रॉपर वहाँ पर ग्रिप है गुजरांवाला पे। तो मुझे ये लगता है कि सहूलत और प्लस ये कि ये ग्रिप होने की वजह से, नए उम्मीदवार होने की वजह से खुरम दस्तगीर साहब को ये एज जाएगा। लेकिन ये पहले वाली लीड और पहले वाली मामलात नहीं। अगर आप पिछली मरतबा का इलेक्शन देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी लीड खुरम दस्तगीर साहब को मिली थी, लेकिन अब वो ये मुझे लगता है कि जो हालात हैं वो उनके हाथ में ये नहीं भी है। अगर अली लोगों व्यूअर्स को ही बता दें कि गुजरांवाला में टोटल 6 सीटें हैं नेशनल असेंबली की। यस सर। और 2018 में पीएमएलएन ने क्लीन स्वीप किया था। यानी 6 की 6 जो है वो पीएमएलएन ने जीती। ये जिला की जो है एग्जैक्टली सूबाई असेंबली की 12 है यहाँ पे। डॉक्टर साहब ऐसा ही है, मुश्किलात हैं यहाँ पे नून लीग के लिए अब की बार? देखिए गुजरांवाला हमेशा से नून लीग का घर रहा है। मैं खुद गुजरांवाला गया हूँ, वहाँ देख के आया हूँ। पीटीआई की वहाँ पर ऐसा उस तरह से कैंपेन नहीं है जिस तरह से अगर मैं लाहौर में देखूँ, यहाँ पर बेहतर हालात हैं, यहाँ पर बेहतर कैंपेन चल रही है। गुजरांवाला में मुझे नून लीग का बहुत खासा होल्ड नजर आया। खास तौर पे 5 सीटों पे उनका खासा तगड़ा होल्ड था और उनकी कैंपेन जो है वो पीटीआई से बेहतर थी। तो लग रहा है कि वहाँ पर नून लीग जो है जो 2018 हो सकती है जी। बिलाल कुतुब साहब आप कहना चाह रहे थे? मैं अभी देखता हूँ, अगर जैसे 130 की बात या 127 की बात कर रहे थे, तो मैं इन हलकों में क्योंकि आता जाता हूँ और मैं देखता हूँ, तो ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो मेरे हलके में से है। तो पिछली दफ़ा ख्वाजा साद रफ़ीक को वोट सब ने इसलिए डाले थे कि वहाँ पे एक निशात पाक है जो कि नशइयों का गढ़ था, तो इसने उसको पाक भी बना दिया और जनाजगा भी बना दिया, और अब वहाँ पे लोग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। लोगों ने इस पर उसको वोट दिया कि इसने एक बड़ी डेवलपमेंट की है। लेकिन इस दफ़ा लोग जो वहाँ पे हलकों में कॉर्नर मीटिंग्स में बहस करते हैं, मेरे हलके में भी आए और वो कॉर्नर मीटिंग्स की, उन्होंने कहा जी काल आन ते वोट नहीं देना। अच्छा ए दसो तुसी जड़ियाँ सारियाँ हरकतां जाके कर दिओ बाद दे विच, एदा जिम्मेदार कौन है वे? फिर तुसी हर दफ़ा 2-2.5 सालों के बाद आ जाते हो वोट मंगन, तो सानू की फ़ायदा तुहानू वोट देने का? अब ये मैं नहीं कह रहा ये सही या गलत बात है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब मेरे ख्याल में एक नई यूथ जो है वो आगे आई है, ख़वातीन आगे आई हैं, लोग पहली दफ़ा लड़के बच्चियाँ वोट देंगे। एक कॉन्शियस लेवल डिफरेंट आया है जो मेरा ख्याल है कि 8 तारीख को वो शो ज़रूर होगा। अच्छा मेरा एक सवाल मालिक साहब आपसे है सर, ये जो 1,25,00,000 ख़वातीन ऐड हुई हैं, जामिल साहब आप भी इस पर ऐड कीजिएगा, ये हम अक्सर देखते हैं ख़वातीन का जो है ना वो टिल्ट जो है वो उससे बिल्कुल बरक्स होता है जो घर के सरबराह या मर्द सोच रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू वोटिंग। डू यू थिंक दिस विल मेक अ डिफरेंस? इट विल मेक अ डिफरेंस। और लेकिन उस पर यह बात होती है ना, जब यूथ की बात करते हैं फिर लीग वाले कहते हैं सिर्फ क्या पीटीए के बच्चे बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे नहीं बड़े हुए, यूथ हर तरफ हो रही है, तो उसका जवाब आता है। लेकिन मैं कैंपेनेबिलिटी के ऊपर बात करना चाहता हूँ जी। हम हर बारी सुनते हैं जी फलाने की कैंपेन बड़ी स्ट्रांग है, फलाने की बड़ी है। ये है बैनर्स की जंग। आपको बैनर्स नज़र आते हैं पीएमएलएन के ज़्यादा, आपको उनके पोस्टर्स नज़र आते हैं, वो इसलिए भी नज़र आते हैं कि बहुत जगह पे मेजॉरिटी प्लेसेस में छापे पड़ते हैं। अगर कोई फ्लैक्स छापता है पीटीआई का या बैनर छापता है, तो जिसके बैनर छपने ही नहीं है, छपने नहीं दिए जा रहे, लगेंगे कहाँ? हम तो बैनर से भी अंदाजा लगाते हैं इत्थे अदा बड़ा जोर है, देखो जी पूरी सड़क भरी हुई होते बैनर्स नाल। इस बार वो ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है, इस बार ये इलेक्शन दूसरे तरीके से हो रहा है। 2 बड़ी जमातें पंजाब के अंदर, पीटीआई और वो बॉक्सिंग रिंग में 2 बॉक्सर हैं, लेकिन एक का हाथ पीछे बांधा हुआ है। तो वो आपको सरप्राइज हुक लग गया तो लग गया, बाकी मवाद सामने नहीं है। यहाँ उनकी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं तो छापे पड़ते हैं, दूसरों के तो जलसे भी होते हैं, कोई नहीं पूछता। तो ये एक सरप्राइज चीज़ होगी। असल चीज़ वही आनी है कि कितना रिएक्शन में लोग आते हैं। कैंपेन आपको ना पीटीआई की कहीं भी नजर नहीं आएगी। ये उतना ही सरप्राइज होगा जितना 2018 सरप्राइज था। हाँ, हमें ज्वाइन किया है जनाब सरवर बारी साहब ने
नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आप पतन के। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं चाहूंगा इस पे आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा। हम डायनामिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की भी डिस्कस कर रहे हैं कि वोटर्स का टिल्ट जो है वो किस तरह हो सकता है। सर आपकी फर्म, आपका जो इदारा है, उसने अब तक क्या जो है वो इसके डिस्कस किए हैं, मेरिट्स डिस्कस किए हैं, और आपकी क्या राय? देखिए, अभी हमने जनवरी के फर्स्ट हाफ में मुल्कगीर एक सर्वे किया है, और ये सर्वे बुनियादी तौर पर जो पहले कभी इस नौइयत का सर्वे नहीं हुआ, ज़्यादातर सर्वे के रिस्पॉन्डर्स थे वो वर्किंग क्लासेस के थे। अच्छा। और उनकी तंजीमें मसलन जैसे लेबर यूनियंस हैं, भट्टा मजदूर हैं, कारपेंटर्स हैं, कॉबलर्स हैं, नाई हैं, मोची हैं, ये सब लोग जो हैं, और इसी तरह नर्सेज हैं, रेडी वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। तो ये सब हमने लोगों के इंटरव्यू किए थे, क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो वर्किंग क्लासेस की हम जानना चाह रहे थे कि उनका क्या बाकी लोगों से क्या फ़र्क होता है। तो उसमें जो निकल के आया है, एक तो अभी जो साहब बात कर रहे थे, चूँकि मुझे उनकी शक्ल नज़र नहीं आई, वो कह रहे थे कि एक पहलवान के हाथ बांधे हुए हैं और दूसरा अखाड़े में है जी। तो बिल्कुल एक तो ये नज़र आ रहा है कि जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद ने कहा है, तकरीबन % लोगों ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के लिए नहीं है। लेकिन उसमें ज़्यादा दिलचस्प बात जो निकल के आई वो ये थी कि जो पीएमएलएन के हामी वोटर्स थे वर्किंग क्लासेस में, उनकी बहुत बड़ी तादाद, यानी कि 57% के लगभग, उन्होंने भी कहा कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और अगर हम पीपल्स पार्टी के हामी जो सर्वे में पार्टिसिपेंट्स थे उनको देखें तो वो 68% लोगों ने कहा है कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक जमात जो है उसको ना इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त ना दफ्तर लगाने की इजाज़त है, अगर वो अपने बैनर्स लगाए तो वो उखाड़ लिए जाते हैं या उनके खिलाफ मुकदमेबाजी होती है। तो जो कुछ शहरों में होता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह की मीडिया में कवरेज है सारी। अच्छा बारी साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया है कि वर्किंग क्लास ने बिलाल साहब ये शिकायत की है। यहाँ तक कि ये सर्वे जो है ये कितने हजार लोगों का है जिस पे ये डेटा टैबुलेट किया सर? सर्वे सैंपल कितना था सर? देखिए, ये 41 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने सर्वे किया है। इसमें मजदूर क्लास का सर्वे है और ये तकरीबन 3000 के लगभग है, और ये 300 से ज्यादा उनकी तंजीमों के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके इंटरव्यू हैं। अच्छा, तो इसलिए ये साइंटिफिक सैंपल है, साइंटिफिकली सिलेक्टेड है। इसमें वर्किंग क्लासेस के हैं, लेकिन ये पॉपुलेशन में अगर आप देखें कि वर्किंग क्लास की परसेंटेज क्या है तो एक बहुत बड़ी तादाद तो काम करने वाले लोगों की है। मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं, खेत मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, रेडी वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में है जो हमारी इकोनॉमी को चलाती है। ठीक है, तो उस लिहाज से आप हमारे साथ रहिए जामी साहब। ये जो जिस तरह हमारे साहब बात कर रहे हैं कि ये सर्वे सैंपल भी काफ़ी बड़ा था, उसको हम छोटा सर्वे सैंपल नहीं कह सकते हैं। जो फास्ट साहब ने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये यहाँ पर रिएक्शन का वोट है। अब मालिक साहब ने भी इसका जिक्र किया, शायद एक जमात को कैंपेन नहीं करना पड़ रही है, वो रिएक्शन में आपको पता है वो ट्रांसलेट होगा वोट में, जो भी रिएक्शन दे रहे हैं पोलिंग सर्विस में लोग। देखिए, एक अहम बात तो आप इस जब डिवीजन की बात करते हैं तो आई डोंट नो व्हाई डू यू फॉरगेट टीएलपी ने जो बहुत बड़ा वोट जी फरम दस्तगीर साहब जब जीते थे 1,30,000 से ज़्यादा वोट थे, उसके बावजूद टीएलपी वहाँ 10 से 15,000 में गई थी। एमएमए वहाँ पे यानी JUIFA या किसी कैंडिडेट 5,000 वो ले गया था, 3 से 4 उम्मीदवार 5,000 प्लस ले गए थे। तो यहाँ पे इतना स्प्लिट है छोटी छोटी कॉर्नर्स की सूरत में कि वो डेंट कर सकता है। और आई कैन टेल यू, जो मैं भी इस इलाके से गुजरना होता है अक्सर, एक सर्वे भी हमने किया था रिसेंटली, खुर्रम दस्तगीर साहब की वो लीड नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल नहीं होगी। डिस्पाइट ऑल द सपोर्ट फॉर हिम, डिस्पाइट ऑल द फेवर्स ही इज़ हैविंग राइट नाउ, वो लीड नहीं होगी। और रीज़न उसकी ना सिर्फ वो आज़ाद उम्मीदवार, बल्कि ये जो क्रेन है और जो 4 यहाँ पे याद रखें, ये वो चंद हल्के हैं जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में लड़ते हैं। हर दूसरी गली में तो एक पहलवान है और चौधरी है जो समझते हैं मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी कदरन ये नून लीग के लिए सेफ एरिया जी, सेफ कह सकते हैं। मैं तो उन एंगल्स का जिक्र कर रहा हूँ जो लेस डिस्कस हुए हैं कि इतना इजी भी नहीं है। मार्जिन आप देखिएगा, गुजरांवाला चाहे स्ट्रॉन्ग होल्ड है नून लीग का,
यहाँ टर्नआउट भी कम होगा ओवरऑल, हमारे साथ यहाँ टर्नआउट भी कम होगा ओवरऑल, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्प्लिट ज्यादा होगा। अच्छा, एक सवाल मैंने आगे सरगोदा डिवीजन डिस्कस करनी है सर, मैं चाहूंगा आप इसे जो मुनासिब समझे सवाल का जवाब दे। अभी तक कोई ऐसा सर मैट्रिक्स डिस्कस नहीं हुए जिससे हम ये पता कर सके कि क्या इस दफा आवाम बाहर निकलने में इंटरेस्टेड है, टर्न आउट कोई? सिर्फ एक इसका जब हम लोगों से बात करते हैं एक हल्के में तकरीबन 400 450 अफराद से बात की हमने, तो इसमें एक दिलचस्प नंबर है, यानी 115-20 लोग 150 लोग दो बड़ी पार्टियों के बारे में, या पीटीआई या नून लीग इस तरफ हो गए। ठीक, अब 100 अफराद तकरीबन ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमने सोचा नहीं है, पता नहीं है, बता नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो वोट छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाहते, या स्विंग वोटर्स हैं, या ये हाँ ये देखिए इनकी राय है जो हम अभी बता नहीं पा रहे, ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। अच्छा। ये 8 फरवरी को ही होनी है। तो अब 400 के सैंपल में अगर 100 लोग ये कह रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग उस दिन क्या सरप्राइज दे सकते हैं। मालिक साहब टर्न आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस दफा? मुझे अर्बन एरियाज में तो हाई टर्न आउट लगता है, अच्छा, लेकिन सेमी रूरल में मेरा ख्याल है कि वो ऑफसेट हो जाएगा, बस वहाँ पे ऑर्गेनाइज करके लाना बड़ा मसला है। शहरों में फिर भी लोग पहुँच जाते हैं, पोलिंग स्टेशंस काफ़ी निगोशिएबल डिस्टेंस पे हैं। रूरल एरियाज में ज़रा ट्रैवलिंग और काफ़ी कुछ लॉजिस्टिक्स मैं है। आपको रूरल एरिया के क्योंकि ताल्लुक है मेरा, Logistics issue है। एक छोटी सी बात बताऊं, वहां पे ना पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम फेस्टिविटी। ये फेस्टिविटी का दिन ये होता है, फेस्टिविटी और नहीं है इस होते बार। मेले- अगर आप ट्रॉली पे झंडा लेके जा रहे होंगे ना पीटीआई का, तो तानू मार पेगी, अंदर भी होगे। इस साल फेस्टिविटी नहीं है, इस साल रगड़ा है भाई, रगड़ा इस साल। शेयर्स करूं, माजी के इंतखाबात में सहाफ़ियों के गोडे गिटे रह जाते थे, इलेक्शन कैंपेन कवर करके रात गए तक सुबह तक कैंपेन चलती थी। अब तो कैंपेन मखसूस कॉर्नर्स और मखसूस दिनों तक आ चुकी है, एंड देयर इज नो फेस्टिविटी ऑफ द नहीं इलेक्शन। सर, गांव में ना, गांव के डायनामिक थोड़े मुख्तलिफ, पता है क्यों है? देखिए होता क्या है, उम्मीदवार को घर घर नहीं जाना पड़ता, वो उस इलाके के चौधरी के पास जाता है, वहां से वोट कंफर्म करवाता है ये अपना। आप पुरानी नहीं, बात- अब नहीं है, अब बात चेंज कर रहे हो गया है, अब देखिए- नहीं है। होता है, देखिए गांव में डेरे पे, चौधरी के डेरे पे अभी भी रौनक है, लेकिन कौन सा चौधरी? जी, एक और नहीं, वहाँ बात, पे- इसमें एक और बात है, कौन सा लोग चौधरी जो उस इलाके का अब होता है, लोग जी। अब मैं लोग डॉक्टर साहब से चौधरियों भी- से बेनियाज हो चुके हैं। पूरा 100% तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन मेजोरिटी अब लोग हमें खुद बताते हैं, जो हमारे दोस्त हैं लगारी मजारी, वो खुद हमें बताते हैं कि पहले जब हम जाते थे तो लोग एहतराम भी करते थे, पाँव को भी हाथ लगाते थे, साथ में वोट भी देते थे। कहते हैं आप वो हमारे से पूछते हैं कि आप ये क्या है, कहाँ से आए हैं, इतने साल कहाँ गायब थे? हमारे इतने दोस्त मैं ये नहीं अली कह रहा अली कि वो- हमारे इतने दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनका मैं इसलिए रूरल की बात कर रहा था, मेरे बहुत दोस्त लड़े हैं इलेक्शन रूरल में। वो कहते हैं यार हम इस वक्त अपने बेटों को भी गारंटी नहीं कर सकते अच्छा, कि जो मुंडिया के असली मिजाज बने हुए हैं, मल्ले तो एग्जैक्टली मुंडिया छोड़ो। एग्जैक्टली इस बार ये बड़ा वॉलेटाइल है, ये आइदर और वाला इलेक्शन है, इधर कुछ पता नहीं अगर वो पलटा हुआ, वरना जहां तक निज़ाम का ताल्लुक है, निज़ाम को मैनिपुलेट करने का ताल्लुक है, सारी चीजें पीएमएलएन के हक में लगी सर, हुई हैं। इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा था अली हैदर साहब की खिदमत में कि यही वजह है कि इस डिवीजन में वो जो सेक्टर है टीएलपी का या बाकी 5-6 आज़ाद उम्मीदवारों का, वो डेंट करेगा नून लीग को। यही वजह कि उनकी जीत अगर हुई तो इंतहाई नैरो मार्जिन से हुई। हमें ज्वाइन किया है सैयद निगर हुसैन बुखारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, काफी पुरुमीद। इस दफा आप पंजाब, चूंकि हम पंजाब आज डिस्कस कर रहे हैं सर, डेफिनेटली सिंध में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट पंजाब में पीपल्स पार्टी का ये ज़ील, ये जेस्ट और इस तरह से कॉन्फिडेंट होके आना, क्या वजह है सर इसकी? ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होती है। हमारी क़यादत को ऑप्टिमिस्टिक है, हम ऑप्टिमिस्टिक है कि हम पंजाब में अपना शेयर हासिल करेंगे, जो बाय डिज़ाइन हमसे छीना गया 1988 ऑनवर्ड। और आपको याद होगा कि जो 1990 के इलेक्शन से मोहतरमा ने क्या कहा था कि इलेक्शन चुराया गया, और उस पर वर्डिक्ट भी आई हुई एयर मार्शल असगर खान के केस में। लेकिन सर ये ऑप्टिमिज्म पिछले 2 इलेक्शंस में नजर नहीं आया, अब ये नजर आया। ये रेलेवेंट सवाल है, इसी नुक्ते पे जवाब उनका खत्म करके भी इजाजत दें। जी जी। भाई साहब अजमल जामी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने कहा मैंडेट छीना गया और पंजाब में आप अपना हिस्सा लेंगे। फैक्ट ये है कि आपकी पिछले जो 3-4 जनरल इलेक्शंस हुए, तो जो मैक्सिमम नंबर था वो 40+ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विद इन दी पंजाब, वो गिरकर आखिरी बार 8 तक आया है। तो ये डिक्लाइन जो है वो छीना गया है बार बार हर इलेक्शन में, और अब जब आप उसी टारगेट को वापस ले रहे हैं, तो अब आपका टारगेट क्या है?
देखिए जी, बात यह है कि हमारा टारगेट ऑब्वियसली जो 266 का नहीं, अब जो पंजाब नंबर की है बात कर direct रहा हूँ seats का, सर कि पंजाब में आप 40 पर थे, 8 तक आए हैं। या लेट मी टॉक। अब देखिए, मुझे जवाब तो देने दें आप। बिस्मिल्लाह आप जरा जल्दी में। बिस्मिल्लाह, हमने हमारा टारगेट है 100 प्लस पे। चेयरमैन ने भी कहा, हमारा भी है कि लास्ट टाइम भी जब हम 2008 में हमने गवर्नमेंट बनाई थी तो हमारे पास 128 थे मेंबर्स नेशनल असेंबली के। फिर कोलिशन पार्टनर्स के साथ बैठ के हमने गवर्नमेंट बना ली। और इस वक्त भी अगर हमारे पास डायरेक्ट जो सीट्स है 266 की, उसमें 100 प्लस पे हमारे हम गवर्नमेंट बना लेंगे। और इस वक्त आप ये देख लें कि बिल्कुल आपने कहा कि जो हमारा नंबर 2008 में था, दिस वाज अराउंड 40, और होपफुली हम अगर उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट बनाएंगे। और वो डिक्लाइन हुआ, बिल्कुल उसके रीजंस थे। एक तो मोहतरमा की शहादत थी, उस शहादत के बाद हमारी चेयरमैन बिलावल वाज अब्रॉड और प्रेसिडेंट जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में थे, और फिर वो हाई कोर्ट ने कतगल लगा दी कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर नहीं सकते। तो उसका एक सेटबैक ज़रूर हुआ। लेकिन जब चेयरमैन बिलावल ने पार्टी को टेक ओवर किया, उसकी क़यादत संभाली, तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि बेटर रिजल्ट्स आएंगे। 2013 का रिजल्ट आर का इलेक्शन था, 18 का RTS बैठ की। अब हम तवक्को करते हैं कि ECP अपनी जो परफॉर्मेंस है वो देगी, अपनी कारकर्दगी। बुखारी साहब, एक और क्वेश्चन है, फारूक शहबाज बड़ाई साहब आपसे क्वेश्चन करेंगे। बुखारी साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये बताइए कि पंजाब में आपको ये मिल रही है, नज़र आ रही? क्योंकि नदीम अफजल चंद और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के आपके ट्वीट्स आते हैं कि हमारे बैनर्स उतारे जा रहे हैं, फ्लैक्स उतारे जा रहे हैं। हालांकि मोहसिन नकवी साहब पंजाब के इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी जरदारी साहब के साथ एक ख़ास ताल्लुक भी सबको पता ही है। तो क्या आपके पंजाब में कोई मसाइल हैं या ठीक है सब आपके लिए? ऑब्वियसली मसाइल है, और वो वेरी करते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी। और वो जैसे नदीम अफजल चंद कह रहे हैं, तो बिल्कुल उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको प्रॉब्लम्स हैं और इसलिए इन्होंने जो आइडेंटिफाई भी। अच्छा, आइए आप एक वक्फा ले लें, वैसे जरदारी साहब तो कहते हैं कि नदीम अफजल चंद को कुछ नहीं पता, उन्हें खबर ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फाज़ साहब, आपका सवाल है सर। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं फहद हुसैन बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप अपना कमेंट दे दें, वो फिलहाल म्यूटेड है। अच्छा, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। नहीं, वो एक्चुअली देखें ना, इनका जो ठीक है, वो 100 प्लस सीट्स का ख्वाब तो सबका ही है। जी, और उसमें ख्वाब ठीक है, ख्वाब देखें, आप सवाल कर सकते हैं। तो वो बल्कि मैं उस तरफ ही आ रहा था। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, फहद हुसैन बात कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इस पे कोई फैसला हुआ है या कोई डिस्कशन हुई है आपकी पार्टी के अंदर कि अगर जब हुकूमत साजी का वक्त आएगा तो नून लीग के साथ एक कोलिशन में एक बार फिर बैठा जा सकता है एज ए जूनियर पार्टनर? ये ऑप्शन इस वक्त ज़ेरे बहस है और इसके ऊपर एक फेवरेबल रिस्पांस है, या ये सोचा है कि नहीं, अगर हम मेजॉरिटी पार्टी ना बने तो फिर बेहतर है कि ऑपोजिशन में बैठे? फहद हुसैन साहब, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े जहां दीदा हैं। हैवंट यू गॉन थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ चेयरमैन जो लास्ट 2 दिनों में उन्होंने दी? जी सुनी है सर, सबने सुनी है। कैटेगोरिकली उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट के बाद तो फिर उसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, बुखारी साहब, मालिक बोल रहा हूँ। लेकिन जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और अभी ये फैसला नहीं हुआ। तो अब हमें बताएं, हम किसको इग्नोर करें? बिलावल साहब की बात को इग्नोर करें कि आसिफ जरदारी साहब की बात को इग्नोर करें? बिकॉज वो दोनों दो मुख्तलिफ बातें और कर उन्होंने रहे हैं। ये भी कहा था कि हम नून लीग के बगैर गवर्नमेंट नहीं बना सकेंगे और नून लीग हमारे बगैर नहीं बना सकेंगे। सर, मालिक साहब, गुजारिश ये है कि पॉलिटिक्स में जो भी आर्ट है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज की बात है। एग्जैक्टली सर। जी, और सेकेंडली इसका डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल डिसीजन आएगा जब 8 फरवरी को रिजल्ट्स ऑन टेबल होंगे
किस पार्टी की क्या पोजीशन है, फिर हम इस पोजीशन में ज़रूर होंगे कि इस पर डेलिब्रेशन करें कि हमें क्या स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी है, क्या अडॉप्ट करनी है। नहीं, वो आपने असल में अभी फात के जवाब में कहा था ना कि बिलावल साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया तो नाउ देयर इज नो रूम, हमें इसलिए कंफ्यूजन हुआ था। क्योंकि तो आपका इस बात से तो हम आपके इससे तो हम आपसे एग्री करते हैं आपकी बात से कि ये 8 के बाद ही फैसले होंगे। बात ये है नहीं मालिक साहब, गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी हमेशा इट वाज ऑलवेज ओपन टू डायलॉग। हमने तो उन बदतरीन लोगों से जिन्होंने 77 में हमारे खिलाफ नारे लगाए कि कोहाले के पुल पे लटकाएंगे, उनको MRD में हम उनके साथ बैठे। हमारी जो सूरत हाल थी 2006 से पहले इनके साथ हम बैठे। हमने PDM तो हमारी मीटिंग में ही बुनियाद रखी थी। तो पॉलिटिक्स में डायलॉग तो रहता है, वो और पॉलिटिशियंस है वो डायलॉग पे बिलीव नहीं करते जी, रहना भी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात है जी, डायलॉग रहना चाहिए। बुखारी साहब ये फरमाएं कि अगर डायलॉग की ज़रूरत आपको PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी पेश आ गई या PTI के साथ भी आ गई, तो भी इतना ही कुशादा होगा आपका दिल? ऑब्वियसली देखिए जी, जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार है ना, उन पे तो कोई कदगन नहीं है लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली। वो तो और उसको परसुएड करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी जोर लगाएगी जिसने भी गवर्नमेंट बनानी है। और आप देखें माजी में भी आज़ाद लोग तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन और किस बुनियाद पे शामिल होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमने 169 का नंबर एक्वायर करना है, हासिल करना है, तो उसके लिए कोलिशन भी हो सकती है, आज़ाद से बात भी हो सकती है। और उन आज़ाद पे देखिए एक और बात, वो जो आज़ाद है ये डिपेंड उन पे करता है कि नोटिफिकेशन के विदिन 3 डेज़ वो पार्टी ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो उसका इफेक्ट रिजर्व सीट पे नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अगर ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना चाहते हैं तो बैठ भी सकते हैं। अच्छा इंडिपेंडेंट ऑल्सो। बुखारी साहब, एक तासुर ये पाया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ नून लीग के एक मेहमान थे, कि आपके जो निश्तर सारे नून लीग की तरफ अब हो चुके हैं, तोपों का रुख हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप वाकई तमाम चीज़ों का जिम्मेदार उनको समझते हो, आप PTI का जो वोट बैंक है आप उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि उन्होंने नून लीग को तो वोट देना नहीं है, चलो नून लीग को ही रगड़ दो ताकि PTI, उनके पास निशान तो नकाबी निशान तो उनके पास है नहीं, तो वो वोट बैंक आप एक्यूमुलेट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं सर, ऐसा ही है? देखिए ना, नहीं ये कितनी बचगाना बात है जो नून वाले करके चले गए। आया हर पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट नहीं बनता कि वो वोटर्स को अप्रोच करें और वो वोटर्स को अपना मैनिफेस्टो दिखाए, अपना फ्यूचर प्रोग्राम बताए और अपना माजी की कारकर्दगी दिखाए। इज देयर एनी बार ऑन इट कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली? नहीं, बार नहीं है सर, लेकिन ये हर सियासी जमात कि आप हर सियासी जमात को यहाँ निशाना बना रहे हैं जिनके साथ आप इत्तेहादी रहे, आप इक्वली जिम्मेदार हैं उन 16 महीनों के। अगर नून लीग जिम्मेदार है तो फिर आप भी उतने जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार इक्वली नहीं है। हम इसलिए नहीं है कि मेजॉरिटी डिसीजंस थे और मेजॉरिटी पे हम प्रिवेल नहीं कर सकते थे। हमारी हमेशा डेमोक्रेटिक अप्रोच रही। कैबिनेट के अगर मेजॉरिटी डिसीजन थे तो हमें सबमिट करना पड़ा। मसलन एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि अक्टूबर 2022 में जब शुगर केन का क्रशिंग सीजन आया तो मेरी क़यादत ने कहा कि 1.5 मिलियन टन शुगर एक्सेस पड़ी है और इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो $1 बिलियन हमें मिलेंगे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। मेजॉरिटी कैबिनेट और लोगों की थी, सिर्फ इसाक डार ने 2 लाख टन बेची हैं, बाकी जो थी वो स्मगल आउट हो गई। हमारी किटी में पैसे भी नहीं आए। तो ये एक मिसाल है कि हम गवर्नमेंट में बैठे थे, बातें जो हमने उनको कहा परसुएड करने की कोशिश की, उन्होंने हमारी पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की, इसलिए वो अल्टीमेटली पहले IMF को थ्रेट करते रहे, फिर IMF की मिन्नतें करते रहे। तो हमारी परफॉर्मेंस एज अ फॉरेन मिनिस्टर कौम के सामने है और हमारा उनके साथ अलायंस इस हद तक था कि एक गवर्नमेंट को थ्रू नो कॉन्फिडेंस रिमूव करना और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल करना। हमारा कतन ये उनके साथ मुआहदा नहीं था कि हम एक दूसरे के सामने इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम किसी को कन्फ्रंट नहीं करेंगे। हम अपनी परफॉर्मेंस पे और अपनी स्ट्रेंथ पे उनके साथ मुकाबला करने को तैयार है। वो भी अपनी परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ पे हमारे साथ मुकाबला करें।
ठीक, लेकिन सर अगेन वो हमें तो बिलावल साहब के वो जुमले याद है ना सर, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, कि जहां शहबाज शरीफ साहब की वो तारीफें किया करते थे और कहा करते थे कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा कभी। तो आप एक जगह उनको आइडलाइज कर रहे हैं सर, अब आप उनको डिमोनाइज कर रहे हैं। नहीं, आइडियलाइज तो नहीं किया। व्हेन वी वर सिटिंग ऑन द ट्रेजरी बेंचेस, तो ऑब्वियसली मेरी क़यादत किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती, और वी नो द पार्लियामेंट्री नॉर्म्स। वो किसी और को पार्लियामेंट्री नॉर्म नहीं आते थे, जो किसी को हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था। वो कुर्सियों के पीछे से गुजर के आके अपनी सीट पे बैठता था। उनको पार्लियामेंट्री नॉर्म्स ही नहीं पता। लेकिन फर्क है ना सर, हमें तो एक बात मैं कहूं जनाब नैयर साहब जो है वो मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, ये एक जुमला है, और ये दूसरा जुमला ये है कि भाई इस मुल्क के लिए अगर कोई शख्स है तो वो नैयर बुखारी साहब है। ये दो जुमलों में बड़ा फर्क है सर। तो मैं एक तरफ रिकमेंडेशन, ये बिलावल साहब की रिकमेंडेशन है, शहबाज शरीफ साहब वो रिकमेंड करके गए हैं। बात यह है कि जब हम कोलिशन में थे, तो जब कोलिशन में थे तो ऑब्वियसली वी हैड टू एक्सेप्ट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर, वी एक्सेप्टेड हिम। लेकिन अब वी आर बुखारी साहब एक बात बताइए, ये गॉट एवरी राइट। इतलात आ रही हैं कि कराची में आपके कैंडिडेट्स पे प्रेशर आ रहा है कि एमक्यूएम के हक में ज़रा पीछे हो जाएं, तो इसका क्या मतलब है? ये क्यों प्रेशर आ रहा है इस किस्म का? मेरे नॉलेज में नहीं है, ये कराची का हमारा पार्टी का चैप्टर है, दे कैन रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक, फेयर इनफ। ठीक है, ठीक। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नईर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। हम अगला जिला भी, मालिक साहब ने बात पूछी ना कराची वाली, इसमें चूंकि वो बार बार अपने चेयरमैन या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट का हवाला दे के सहाफ़ियों को मुतवज्जे करते कि आपने वो बयान नहीं सुना। गालिबन उन्होंने जरदारी साहब का वो बयान नहीं सुना जहाँ उन्होंने आसमा शराजी को ये कहा कि कराची में कुछ जगहों पे कुछ ब्लॉकेज हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अगर वो ना हों तो हम वहां से भी 10-12 सीटें अच्छा, ले सकते हैं। बहुत ही ऐसा हल्का है जो शायद वहां पे जोर और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। रिहाना डार और ख्वाजा आसिफ, ये आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है जनाब। अब NA 71, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको रिहाना डार साहिबा का तारुफ करवा देता हूँ। उस्मान डार साहब की ये वालदा हैं और पिछले दिनों काफ़ी लाइमलाइट में रही, क्योंकि खुद भी आके सोशल मीडिया पर और इनके वीडियो बयानात आया करते थे और ये अक्सर अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया करती थी। ख्वाजा आसिफ एक मजबूत उम्मीदवार है और यहाँ पे मैं चाहूँगा डोगर साहब आप जरा मैदान में आए और जरा बताएं कि बड़ी देर से खामोश है सर। मैंने सर्वे किया, मैं सर बोल रहा हूँ जी। देखिए यहाँ पर रिहाना डार का जो सिंपथी कार्ड है, जो सिंपथी वोट है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ख्वाजा आसिफ दो के हमेशा बड़ा यही प्रेडिक्शन होती है कि वहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला होगा, लेकिन एट दी एंड ख्वाजा आसिफ हमेशा मैनेज कर जाते हैं। इस दफ़ा भी बड़ा सख्त मुकाबला है और ख़ास तौर पर जो रिहाना डार है, जिस तरह से उनका सिंपथी कार्ड है, जिस तरह से लोगों की सिंपथीज बढ़ रही हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ख्वाजा आसिफ के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। अच्छा, हमने एक रिपोर्ट है जो कि एक आपको न्यूज़ की टीम ने तैयार की है। पेशेंट गोई ले ले फिर रिपोर्ट चलाएं। इतनी लीड है कि वो सरवाइव करेंगे। पेशेंट को जरा सोच के टीवी पे जा रही है जी, टीवी पे जा रही टीवी पे है पेशेंट को जरा ख्याल। पेशेंट गोई साहब से कह रहा हूँ, इस इलाके का बाकायदा सर्वे किया है, ये समहाउ मेरी नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। अच्छा, ख्वाजा साहब इज इन डीप 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 ट्रबल। इधर दोबारा प्लीज। इट विल बी अ मिरेकल इफ ही विंस। इफ ही विंस। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जीत हार का तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पे हीट होगी इस हल्के के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इमोशंस, जज्बात और रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हैं और नजर आ रहे हैं। ये देखिए कि इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी की है वो सुनिए जरा, दिखा दूं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इकट्ठे। NA 64 गुजरात, कैसरा इलाही वर्सेस चौधरी सालिक हुसैन। ये भी एक इंपॉर्टेंट हल्का है, यहां पर भी मैच पड़ सकता है, कांटे का मुकाबला हो सकता है। इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा सर, सियालकोट पे एक सियालकोट कहना चाह रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो इनकी बात है इस हद तक दुरुस्त है कि हालात वो नहीं है। सिंपथी वोट वाली बात भी आई, लेकिन इसकी एक रियलिटी है जो हम मिस कर रहे हैं। इस हल्के में जाने से पहले जो सोशल मीडिया पे माहौल था, उससे तो मुझे ये लग रहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब बुरी तरह से हार जाएंगे। अच्छा, जब ये इनकी वालदा बाहर आई, वीडियोस आई, तो मैं उसके फ़ौरन बाद इस हल्के में गया। वोटर से मैंने पूछा तो वोटर ने तो PTI का वोटर जो है वो भी चार्ज है, नून वाला भी चार्ज था, लेकिन मुझे कुछ UC चेयरमैन से मिलने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, जो पिछले 10 साल से डार ब्रादरान के साथ थे। अच्छा, ये मैं 1-1.5 माह पहले की बात बता रहा हूँ।
उन्होंने ये बात कही कि इनका बेटा जो है वो रात को बैठ के इंटरव्यू दे देता है, वो बुजुर्गों की तरह भाग गया है। अच्छा, अब वो माँ के पीछे छुप के ये इलेक्शन लड़ रहा है और हम किधर जाएं, हमने ये हमारे कारोबार भी हैं, हमने अपनी सियासत भी करनी है, बाद में ख्वाजा साहब ने कौन भुगतेगा? यानी ये होता है शहरों में। ये 1.5 माह पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वही बेटा जो है वो वापस आया, माँ के साथ खड़ा हुआ, जामी साहब माँ का हाथ खड़ा किया। बात सुन लेना, बात सुन ले। जो ये चूंकि ये कवर करते हैं तो इस बात को भी मद्देनजर रखें कि ये गुजरांवाला सियालकोट इसका एक मिजाज है। यहाँ पे लोग कारोबारी अफराद हैं, वो अपने कारोबार को इन चीज़ों को देखते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब वो आदमी है जो पिछले 7 मरतबा से कौमी असम्बली में पहुँच रहे हैं। रेहाना डार साहिबा जो हैं, अगर वो यहाँ से जीत भी जाती हैं तो क्या वो उन लोगों की वो काम करवा पाएंगी? एक ऐसी रियलिटी है जो उस्मान डार के साथ जुड़े हुए लोग मुझे बता रहे थे और वो कह रहे थे कि हम अपना फैसला करने जा रहे हैं। ये बात है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, माहौल बना हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बट कुछ हल्कों की हसासियत कुछ इवेंट्स की वजह से बढ़ गई, ऐसी फ्रेम हुई है कि डायनामिक्स वो रिवायती नहीं रहे जिनकी जानिब मेरे दोस्त इशारा करें। दो कि उनके डायनामिक्स में, उनके आर्गुमेंट में वजन है, लेकिन वो हसासियत उस हल्के को मुनफरद बना चुकी। कुतुब साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो ये फरमा रहे हैं दोनों साहब, लेकिन देखिए बात सुनिए कि अगर वो रेहाना डार कुछ दे भी सकती है कि नहीं दे सकती। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं 300 यूनिट मुफ्त दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं ख्वाब भी ना देखूं। अब एक नेशनल लेवल पे जाके लीडर जब अपने ही कही हुई बात को तमस्कर या मजाक बना दे तो फिर रेहाना डार का तो मेरे ख्याल में जिक्र जो है वो काबिल जिक्र ही नहीं रहेगा कि वो दे सकती हैं कि नहीं दे सकती। मेरे 3 सवाल आते हैं। पहली बात ये, 2 सवाल। एक बात मेरे ख्याल में हम सारे मिलके लब्बैक तहरीक वाले लोगों को अंडरमाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी हल्के में 5000 से 25000 वोट तक का डेंट डाल सकते हैं। डिस्कस किया था उनको, जी जी, वो डेंट डाल सकते हैं। और जितना उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल में डिटेल्ड है और उन्होंने लिखा और उस पर रिसर्च किया है, वो बहुत काबिल ज़िक्र है। तीसरी चीज़ ये कि उन लोगों ने जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कि हम अंडर डिबेट शायद अभी नहीं ला रहे। लेकिन ये जैसे जामी कह रहे हैं ना कि हमने सर्वे किया है, कोई भी चैनल जो है वो 300 से 400 लोगों का जब सर्वे कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा मोतबर कंसिडर होता है। 1800 लोगों का अगर सर्वे हो जाए तो वो साइंटिफिक रिसर्च बन जाता है। जब 3000 लोगों का सर्वे करने के बाद एक डेटा निकलता है और रिजल्ट उसके ऑपोजिट आएगा, तो मालिक साहब फिर ये बताएं कि फिर 8 को आप क्या कहेंगे? उस 8 को आप क्या कहेंगे? फास्ट साहब कमेंट देते हैं, कंक्लूडिंग बिल्कुल थोड़ा सियालकोट का आप ये भी ज़हन में रखें कि 2018 के इलेक्शन में जाएं। 2018 में बिल्कुल हालात जो थे वो उल्टे थे और हवा किसी और तरफ चल रही थी और धक्का भी किसी और तरफ से लग रहा था। उसके बावजूद बड़े ही नैरो मार्जिन से उस पर डिबेट होती है, ख्वाजा आसिफ ने सीट निकाली। और उससे पहले वो कई इलेक्शन जो हैं वो निकाल चुके हैं, बल्कि मेरे ख्याल में अनडिफीटेड हैं जब से। इस बारी बिल्कुल ये बात ठीक है कि एक मोमेंट ऐसा है कि हवा किसी और तरफ चल रही है, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी जहन में रखें कि जो एक ओवरऑल भी बहुत देखें, एक हवा उठ रही है ग्राउंड से और एक और हवा भी चल रही है पूरे मुल्क में, जो आसमान से, और ऊपर से ख्वाजा आसिफ इज नो लाइट वेट। तो मेरे ख्याल में आपको रखना पड़ेगा ज़हन में कि आई विल स्टिल बेट ऑन ख्वाजा। ठीक है सर। इस मुल्क में 4 हवाएं चलती हैं जी सर। एक अदालत से आती है, एक पिंडी से आती है, ठीक है ना, एक डिजिटल वर्ल्ड में आती है और एक ज़मीन पे आती है। आप गिनती कर लिया करें कि किसकी कितनी हवाएं किसके खिलाफ है। कम से कम 3 हवाएं तो डार खानदान के खिलाफ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब आप 8 बारी हों और आपने अपने हलके में काम किया हो, कारोबारी सब कुछ किया हो, आई थिंक कि ख्वाजा आसिफ ये एक बहुत हाई प्रोफाइल पॉम्प एंड फ्यूरी बहुत है इस हल्के में, लेकिन मुझे नहीं कोई खतरा लगता कि ख्वाजा आसिफ को हारने का नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ वाले जो कहते हैं ना कि ख्वाजा आसिफ वो नहीं है कि सिर्फ वजीर रहे हैं, ये आपको गर्मियों में नहर में उनके साथ नहाते नजर आते हैं, अवामी एग्जैक्टली, काफी अवामी उनका एक रवैया रहता है। फिलहाल तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हम 10 बजे इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे और हमारी ट्रांसमिशन जो है वो यहीं से आगे कंटिन्यू होगी।